आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 1551 से 1560 तक सुनते हैं। जब हरिंदर और मनीष लांबा ने ये सीन देखा तो उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। शुरू में लगा था कि अब उनके पास एक बड़ा सपोर्टर है। आखिर में बड़ा सपोर्टर अभी अभी उठा था और किसी ने उसे थप्पड़ मारकर मार डाला। ये छोटी सी दवा की दुकान, इसका बैकग्राउंड सच में बहुत गहरा था। ये लड़की असल में इस दिव्य प्रभु क्षेत्र के पावर हाउस को बड़ा भाई कहती थी, तो उसका रुतबा पक्का बहुत खास था। लेकिन ये एक ऐसी लड़की थी जो अपनी मर्जी से नौकरानी बन गई थी, जिसे इस छोटी सी दवा की दुकान के अंदर हुक्म दिया जाता था। फिर मास्टर आरव का बैकग्राउंड, क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर आरव पिल टावर का नया निकला जीनियस अल्केमिस्ट था? बाहरी शहर में सभी अनुरोध लिया जाएगा का साइन बोर्ड लगाने आना ट्रेनिंग देने के लिए था। जितना ज्यादा स्व ऐसे सोचते थे, उतना ही भरोसेमंद लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे यही वजह सबसे लॉजिकल थी। सबकी नजरों में आरव की इमेज बहुत बड़ी हो गई। हालांकि आशुतोष और सुमेर एक ही स्तर की थे। दोनों ही पहले दर्जे के दिव्य प्रभु क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली अच्छी हवा सुमेर के पास नहीं थी। बस उसे शांत होकर यह कहते हुए देखना था, तुम भीतरी शहर के एंट्रेंस पर जाओ और मेरा इंतजार करो। बाद में मैं तुम्हें मार्शल टावर में ले जाऊंगा और सजा दिलाऊंगा। सुमेर का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने घबराकर कहा, ये महामहिम। आशुतोष की भौहें तंग गई और उसने दुखी होकर कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरे मिश्रा परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत करके मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत बहादुर हो। सुमेर का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पैर नरम पड़ गए और वो जोर से घुटनों के बल बैठ गया और बिना मन के चिल्लाया, तुम मिश्रा परिवार के सदस्य हो। मिश्रा परिवार भीतरी शहर में एक बहुत बड़ा नाम था। अभी ये नहीं देखना चाहिए कि वो दिव्य प्रभु क्षेत्र में कैसे घुसा। अगर मिश्रा परिवार उसे मारना चाहता तो ये बस एक चींटी को कुचलने जितना आसान था। दिव्य प्रभु क्षेत्र, मिश्रा परिवार में सबसे कम कमी दिव्य प्रभु क्षेत्र की थी। क्या उन सबने ये नहीं देखा कि सामने वाला ये नौजवान पहले से ही दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस था? मिश्रा परिवार, क्या ये अंदरूनी शहर के दो बड़े ताकतवर परिवारों में से एक मिश्रा परिवार हो सकता है? और कौन सा मिश्रा परिवार हो सकता है? सुमेर सच में बदकिस्मत है। वो अभी अभी दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुसा और असल में मिश्रा परिवार को भड़का दिया। सक ये सिचुएशन टर्न अराउंड सच में बहुत तेजी से हुआ। पहले तो लगा था कि शनमून गैंग बढ़ेगा, अब है। ज्यादातर लोग शो देख रहे थे। सुमेर बहुत जालिम और बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला था। वे ये सब देख भी नहीं सकते थे। अब सुमेर को निराश देखकर उनमें से हर कोई उसकी बदकिस्मती पर खुश होने लगा। सुमेर को मरे हुए कुत्ते जैसा देखकर आशुतोष की आंखों में नफरत की एक झलक आ गई। अगर सुमेर में थोड़ी हिम्मत होती तो वो उसे ऊंचा समझता, लेकिन उसने विरोध करने का सोचा भी नहीं। इस तरह के इंसान की किस्मत में बड़े काम नहीं होते, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। सुमेर ने सच में अपनी छोटी बहन को मारने की हिम्मत की तो उसे मिश्रा परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा। अगर वो कोई आम इंसान होता तो भूल जाओ। फिर भी सुमेर एक दिव्य प्रभु पावर हाउस था। हाँ साहब, अनजान लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे सच में आपकी पहचान नहीं पता थी। अगर मुझे पता होता तो मुझे 10 हिम्मत देते, और मैं भी हिम्मत नहीं करता। सुमेर पहले ही पूरी तरह टूट चुका था। पहले वाला बहुत घमंडी रूप अब पूरी तरह से चला गया था, जैसे कोई कुत्ता पूंछ हिलाकर रहम की भीख मांग रहा हो। आशुतोष ने ठंडे दिमाग से कहा, ये बातें तुम जाकर मार्शल टावर के बड़ों को समझाओ। तुम्हें 3 सांसों का समय दो, तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। 1, 2। जैसे ही आशुतोष 2 बजे तक चिल्लाता रहा, सुमेर अचानक वहीं से गायब हो गया जहां वो पहले था। जब सुमेर दिखा तो सबको लगा कि साउथ सिटी का स्वर्ग बदल गया। कौन जानता था कि पलक झपकते ही ये ऐसा हो गया। जैसे ही सुमेर गया, आशुतोष ने आरव की तरफ मुड़कर गुस्से से कहा, तुम्हें आरव कहते हैं, है ना? तुमने सच में मेरी बहन को नौकरानी की तरह हुक्म चलाने की हिम्मत की। क्या तुम उसकी पहचान जानते हो? सब हैरान थे। ये कैसी सिचुएशन थी? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर आरव मार्शल टावर से बाहर नहीं आए थे? आशुतोष का रूप ऐसा लग रहा था
जैसे वो अपने गुनाहों के लिए सबके सामने उनकी बुराई करने वाला हो। आरव ने ठंडे दिमाग से कहा, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो मुझसे किमिया सीखना चाहती है तो उन्हें एक मेडिसिन अटेंडेंट से शुरू करना होगा। आशुतोष खुद पर काबू न रखते हुए हंसा और बोला, छोटी बहन तुमसे किमिया सीख रही है? तुम 3 सितारा किमिया देवता हो, वो भी 3 सितारा किमिया देवता है, और तो और उसके मालिक 4 सितारा किमिया देवता है। तुम्हें उसे सिखाने का क्या हक है? आरव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, आशुतोष को एक नजर देखा और ठंडे दिमाग से कहा, क्या 4 सितारा किमिया देवता बहुत इंप्रेसिव है? आशुतोष की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उनका लहजा ठंडा हो गया जब उन्होंने कहा, युवक, स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनजान मत बनो। जहर ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दिखावा करो और दूसरों को नीचा देखो। आरव ने जिस तरीके से जहर ठीक किया, उसने आशुतोष को सच में हैरान कर दिया था। लेकिन ये तो बस एक पहलू था। 4 सितारा किमिया देवता की ताकत 3 सितारा किमिया देवताओं की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। जब आरा ने बारूद की गंध को धीरे धीरे गाढ़ा होते देखा तो वो जल्दी से आशुतोष के सामने आ गई और बोली, बड़े भाई, तुम्हें मास्टर आरव से पंगा लेने की इजाजत नहीं है। मैंने ही उन्हें बहुत परेशान किया था और उनसे मुझे एक छोटे मेडिसिन अटे दांत के तौर पर रखने पर जोर दिया था। आशुतोष ने हैरानी से अपनी छोटी बहन को देखा। इस शक्ल को देखकर अगर उसने सच में कोई चाल चली तो क्या वो बाहर वालों की भी मदद करके उससे लड़ेगी? आरा का पहले वाला शांत चेहरा याद करके आशुतोष दिल ही दिल में बहुत हैरान हुआ। उसकी ये छोटी बहन किसी चीज या किसी से नहीं डरती थी। मास्टर शंभूजी भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। अब वो सच में इस जवान लड़के के प्रति कितनी शांत और बात मानने वाली थी। इस जवान लड़के में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी? या ये कि उसकी छोटी बहन उसे पसंद करने लगी थी? अपनी छोटी बहन के आसपास होने से ऐसा लग रहा था कि वो आज इस बिगड़े लड़के को छू भी नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि मैं आज उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। मेरे पीछे आओ, आशुतोष ने कहा। आरा ने अपना सिर खड़खड़ाते ढोल की तरह हिलाया और कहा, तुम वापस जाओ, मैं यहां मास्टर आरव से पिल रिफाइनमेंट सीखना चाहती हूं। आशुतोष की भौहें तंग गई और उसने गंभीर आवाज में कहा, बकवास, तुम्हारे मालिक मास्टर शंभूजी हैं। एक अनजान लड़के से किमिया सीखकर मेरे मिश्रा परिवार का मुंह कहां लगेगा? लेकिन आरा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह मैं वापस नहीं जा रही। तुम, आशुतोष का गला भराया और उसने गुस्से से कहा, वापस जाना या न जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन आरा ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, तुम्हारी हिम्मत? अगर तुम मुझे जबरदस्ती ले गए तो मैं तुम्हारे पापा और मम्मी को तुम्हारी सारी गंदी बातें बता दूंगी। आशुतोष पूरी तरह पागल हो गया था। जिस पल इस लड़की की बदतमीजी भड़की, उसने सच में लोगों के सिर में दर्द कर दिया। इसी समय आरव अचानक बोला, घर जाओ। जैसे ही ये शब्द निकले, आरा और आशुतोष दोनों हैरान रह गए। आरा कुछ कहने ही वाली थी कि आरव ने आगे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढने आए हैं तो तुम उनके साथ वापस चली जाओ। मुझे वापस नहीं जाना, आरा ने साफ मना कर दिया। आरव ने मुंह बनाया, ऐसा लगा कि वो गुस्से से पागल हो जाएगा। आरा को झटका लगा और उसने मुंह सिकोड़कर दुखी होकर कहा, ठीक है, मास्टर वापस जाने के लिए कहोगे तो वापस चलिए जाऊंगी। किस बात पर गुस्सा हो रही हो? लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगली बार जब मैं आऊंगी तो तुम मुझे मना नहीं कर पाओगी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने गुरु से इजाजत लेनी होगी। भले ही तुम और मैं नाम के लिए मास्टर और चेला नहीं है, लेकिन मास्टर और चेले की असलियत होती है। मेरा तुम्हें किमिया सिखाना नैतिक उसूलों के खिलाफ है। यह सुनकर आरा की शुरुआती नाराजगी खुशी में बदल गई और उसने कहा, यही तो तुमने कहा था। आरव ने सिर हिलाया, मानो वो चुपचाप मान गया हो। आशुतोष ये सीन देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसका सिर पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। आरा ये लड़की सच में इस लड़के के प्रति इतनी आज्ञाकारी थी। उसने एक लाइन कही और इस लड़की को आसमान तक झटका लगा। लेकिन आरव ने एक लाइन कही और उसने जवाब देने की हिम्मत भी नहीं की। क्या सच में एक चीज दूसरी चीज को दबा रही है? उसे कैसे पता था कि आरा डर रही थी कि आरव सच में गुस्सा हो जाएगा और उसे कभी किमिया नहीं सिखाएगा। आगे से आरा को हाल ही में पता चला कि स्वर्ग के आगे स्वर्ग क्या होता है, और इन कुछ दिनों में आरव के साथ रहने के बाद हमेशा कोई न कोई बेहतर होता था। आरव ने उसके घमंड को इतना कुचला कि उसकी स्किन का एक भी हिस्सा साबुत नहीं बचा। आरव ने अपनी किमिया ताकत का इस्तेमाल करके आरा को पूरी तरह से मना लिया था। उसी समय उसे आरव पर किमिया का बेहिसाब चार्म भी दिखा, इसलिए उसे बहुत डर था कि आरव उसे किमिया नहीं सिखाएगा। बड़े भाई चारू, चलो। मास्टर आरव, तुम्हें बेशर्मी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ दिनों में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी, आरा ने मुस्कुराते हुए कहा।
आशुतोष ने आरव को बहुत गहरी नजर से देखा, मुड़ा और चला गया। सिनेमन स्ट्रीट से बाहर निकलते हुए आरा अचानक मुड़ा और आशुतोष को गुस्से से घूरते हुए कहा, बड़े भाई, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुमने मास्टर आरव के साथ धोखा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर नजरअंदाज कर दूंगा। आशुतोष हैरान रह गया और खुद पर काबू न रखते हुए हंसा और बोला, अरे लड़की, उस लड़के ने तुम्हें क्या जादू की दवा खिला दी? तुम सच में उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव हो? आरा मुस्कुराया और बोला, तुम नहीं समझोगे। मास्टर आरव की दुनिया तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। यहां तक कि मास्टर, जो बूढ़े हो चुके हैं, शायद मास्टर आरव से भी मुकाबला ना कर पाए। मास्टर आरव एक्सपर्ट ये की तरह बोल रहे हैं, मास्टर और डिसाइपल की तरह नहीं। पिल टावर के बाहर एक जवान आदमी नमस्ते करने आया। उस आदमी को आते देख आरा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने गई। हैं, सेकंड सीनियर ब्रदर, क्या मास्टर ने तुम्हें फिर से सजा दी? ये आदमी आरा का सेकंड सीनियर ब्रदर प्रकुल था, जो पहले स्टेज का 4 सितारा किमिया देवता था। प्रकुल हैरान रह गया और बोला, तुम्हें कैसे पता? आरा मुस्कुराई और बोली, दिव्य सार अस्थिर है, एक नजर और ये दिव्य ज्वाला का ज्यादा इस्तेमाल है। मास्टर ने तुम्हें 100 बार फिर से फायर कंट्रोल की प्रैक्टिस करने की सजा दी, है ना? प्रकुल ने मुंह बनाते हुए कहा, छोटी जूनियर सिस्टर, तुम्हारे पास अभी भी मेरी चिंता करने का समय है। बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंता करो। इस बार तुमने हद पार कर दी। आरा शरारत से मुस्कुराई और बोली, सेकंड सीनियर ब्रदर, क्यों ना हम शर्त लगा लें? प्रकुल ने शक से कहा, यार, तुमने फिर से क्या घटिया आइडिया सोचा है? आरा मुस्कुराई और बोली, मैं कहती हूं कि मास्टर मुझे सजा तो नहीं देंगे, लेकिन मेरी बहुत तारीफ भी करेंगे। प्रकुल ये सुनकर खुद पर भरोसा न करते हुए हंसा और बोला, यार, कुछ दिन बाहर रहने के बाद क्या तुम पागल हो गई थी? इस बार तो तुम सच में घर से भाग गई थी। मास्टर तुम्हें कम से कम 3 साल के लिए अकेले में सजा तो देंगे ही। तुमने सच में कहा था कि मास्टर तुम्हारी तारीफ करेंगे? हाँ, आरा ने शरारती नजरों से कहा, बस ये बताओ कि शर्त लगाने की हिम्मत है या नहीं। प्रकुल हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, सीनियर ब्रदर की कौन सी चीज तुम्हें फिर से पसंद आई? लेकिन इस बार तुम जीत नहीं सकते। आरा मुस्कुराई और बोली, अगर सेकंड सीनियर ब्रदर तुम हार गए तो मुझे अपनी ब्लू वॉयज इनसाइड दिव्य ज्वाला दे देना। प्रकुल की आंखें सिकुड़ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, शरारती लड़की, तुम्हारी सेरुलियन दिव्य ज्वाला ब्लू वॉयज इनसाइड दिव्य ज्वाला से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम इस पर क्या सोच रही हो? आरा ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये बताओ कि तुम शर्त लगाने की हिम्मत करती हो या नहीं। अगर मैं हार गया तो हेवनली सीव सीक्रेट आर्ट जो मास्टर ने मुझे पिछली बार दी थी, वो तुम्हें मिल जाएगी। प्रकुल की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, सच में? असली सोने से भी ज्यादा असली। आरा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकुल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, दूसरा बड़ा भाई तुम्हारे साथ शर्त लगाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार सच में मास्टर की सजा से बच पाओगे। आशुतोष ने पूरे समय कोई आवाज नहीं की, अपनी छोटी बहन को हैरानी से देखता रहा। वो भी प्रकुल जैसा ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। आशुतोष के मन में अचानक आरव की तस्वीर आ गई। क्या ये उस बिगड़े लड़की से जुड़ा हो सकता है? आशुतोष ने इस बात को तुरंत मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है? लॉबी के अंदर मास्टर शंभूजी ने अभी आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। हल्ला सुनकर उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, लड़की, तुम्हें अभी भी वापस आना आता है ना? मास्टर शंभूजी की आवाज बहुत ही हैरान करने वाली थी, बहुत गुस्से वाली लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही प्यार की झलक भी थी, जो अनजाने में ही बाहर आ गई। जैसा कि कहावत है, प्यार जोर से करो, चाबुक जोर से मारो। मास्टर शंभूजी अपनी इस आखिरी शिष्या आरा से बहुत खुश थे, लेकिन उनके सिर में भी बहुत दर्द था। इस लड़की का टैलेंट कमाल का था, लेकिन उसने बस मेहनत नहीं करनी थी। किमिया इस रास्ते पर इतने ऊपरीपन से कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए इस बार उन्होंने इसे कम सजा देने का सोचा, उसे अपना दिमाग ठीक से लगाने दिया। आरा खिलखिलाई और झपट्टा मारकर मास्टर शंभूजी के पास गई, उनका हाथ ऊपर खींचा और प्यार से कहा, मास्टर, मैं इस बार शरारत करने नहीं गई थी, मैं नई स्किल्स सीखने जा रही हूं। मास्टर शंभूजी बस इसके दीवाने थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसके झांसे में न आने का फैसला किया। उन्हें इस लड़की को सजा देनी ही होगी, बस ये देखने के लिए कि उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और ठंडी नाक से कहा, नई स्किल सीखो, मुझे लगता है कि तुम काबिल हो गए हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी बंद दरवाजे नंबर 3 वाले कमरे में जाकर अकेले हो जाओ। तुम्हें 3 साल के अंदर एक कदम भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर प्रकुल के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। इस लड़की ने इस बार मास्टर के गुस्से को साफ तौर पर कम आंका। वो स्वर्गीय सीव सीक्रेट आर्ट की रगड़, वो बहुत समय से उसका दीवाना था। इस बार उसे आखिरकार मिल ही गया, लेकिन आरा बिल्कुल नहीं डरी। मास्टर शंभूजी का हाथ हिलाते हुए उसने कहा, मास्टर,
मैं सच में इस बार नई स्किल सीखने निकली हूं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अभी आपके देखने के लिए एक दवाई की गोली बना दूंगी। शंभूजी ने उसे देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे लड़की, अगर तुम कोई भी चाल चली भी तो तुम जेल की सजा से बच नहीं सकती। प्रकुल के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। आशुतोष भी खिलखिला उठा। मास्टर शंभूजी को आखिरकार इस लड़की पर गुस्सा आ ही गया। हे भगवान मास्टर, मैं सच में इस बार नई स्किल सीखने निकला था। बाहरी शहर में उस मिरेकल हैंड पार्लर के अंदर एक बहुत ताकतवर बंदा है। मैं इस बार उससे बात करने गया था। मास्टर, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आरा तुम्हारे देखने के लिए एक दवा वाली गोली बना देगी। अगर तुम इसे देखने के बाद भी मुझे सजा देना चाहते हो तो आरा सजा मान लेगी। आरा ने कहा। शंभूजी को आरा की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो छोटी सी दवा की दुकान, उसने पहले ही उसकी जांच कर ली थी। वो एक मामूली सी छोटी सी दवा की दुकान थी जो लगभग बंद होने वाली थी। वहां कौन एक्सपर्ट हो सकता है? ये लड़की साफ तौर पर चाले चल रही थी। लेकिन उसने फिर भी कहा, ठीक है, तुम एक दवा की गोली को रिफाइन करने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुमने इन कुछ दिनों में क्या सीखा। तुम मजाक कर रही हो। बस कुछ दिनों में उसकी कीमिया स्किल्स में कितना सुधार हो सकता था। भले ही आरा इस लड़की का टैलेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन कुछ ही दिनों में ज्यादा तरक्की करना भी मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर में आरा गोली रिफाइनिंग रूम में स्पिरिट दवाओं का ढेर ले आई। शंभूजी की नजरें उस पर गई और वो हैरानी से कहने से खुद को रोक नहीं सका, तुम मेरिडियन हेवन हार्ट पिल को रिफाइन करने जा रही हो? लेकिन तुम पहले कभी कामयाब नहीं हुई। आरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं पहले कभी सफल नहीं हुआ, इसलिए ये मेरे सुधार को दिखा सकता है। शंभूजी ने अपना मुंह सिकोड़ा और कमेंट करने से मना कर दिया। उसे यकीन नहीं था कि कुछ दिनों के बाद आरा मेरिडियन हेवन हार्ट पिल को रिफाइन कर पाएगा। लेकिन जब आरा ने पिल को रिफाइन करना शुरू किया तो शंभूजी को कुछ गड़बड़ लगी। उसे पता चला कि आरा में एक तरह का बदलाव आया है। यह बदलाव था फोकस। आरा का स्वभाव बहुत ज्यादा हाइपर था। पिल को रिफाइन करते समय शांत होना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार आरा पहले कभी नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा फोकस था। आरा ने हर मूवमेंट को बहुत ऑन पॉइंट पूरा किया, बहुत ध्यान से काम करते हुए। हालांकि समय बीतने के साथ शंभूजी तीनों लोगों के चेहरों पर सदमा और गहरा होता गया। पहले जब आरा पिल को रिफाइन करता था तो दूसरे हाफ में कंट्रोल खोना और अलग अलग सिचुएशन आना बहुत आसान था, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे एक अच्छी हालत में आ गई। उसकी हालत बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। आखिरकार आरा हल्के से चिल्लाई, कंडेंस। दवा की गोली बन गई। जब आखिरी स्टेप पूरा हुआ तो आरा को सच में खुशी से झूमने जैसा महसूस हुआ। ऐसा एहसास उसके कीमिया करियर में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने सच में कर दिखाया। इन कुछ दिनों में मिरेकल हैंड पार्लर में अनजाने में असर होने की वजह से उसमें जबरदस्त सुधार हुआ। खासकर जब आरव ने उस समय अराजक स्वर्गीय सितारा कला डाली तो ये उसे एक रहस्यमयी दुनिया में ले गया, जिससे उसे जबरदस्त फसल मिली। मास्टर और दूसरे सीनियर भाई के हैरान चेहरे देखकर आरा के चेहरे पर एक घमंड था। मास्टर, दूसरे सीनियर भाई, भट्टी खोलो और देखो, मैं भी इसका बहुत इंतजार कर रही हूं। आरा मुस्कुराई और बोली। शंभूजी की हथेली कांपी। दवा की कड़ाही से एक दवा की गोली उड़ गई। चारों लोगों ने जेड बॉक्स में उस दवा वाली गोली को देखा। सबके चेहरे बहुत हैरान थे। आरा को भी लगा कि ये यकीन नहीं हो रहा। उसे बहुत पहले से उम्मीद थी कि वो तरक्की करेगी और मेरिडियन हेवन हार्ट पिल को रिफाइन कर पाएगी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो सच में इतना अच्छा कर पाएगी। उच्च श्रेणी मेरिडियन हेवन हार्ट पिल। इस रिजल्ट से आरा बस बहुत खुश थी। हालांकि आरव के सामने एक उच्च श्रेणी मेरिडियन हेवन हार्ट पिल को इतना रिफाइन किया जा सकता था कि उसका जरा भी हिस्सा न बचे। वो फिर भी अपने रिजल्ट से बहुत खुश थी। लेकिन शंभूजी और प्रकुल की नजर में यह बिल्कुल अलग था। वे सभी जानते थे कि भागने से पहले आरा बार बार मेरिडियन हेवन हार्ट पिल को रिफाइन करने में फेल हो जाती थी। उसका भागना इससे अलग नहीं था। लेकिन कितने दिन हो गए थे, उसने तो सीधे एक उच्च श्रेणी हासिल कर ली। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की सच में नई स्किल सीखने निकली हो? अपने मालिक का हैरान चेहरा देखकर आरा खुद पर बहुत खुश हुई। मास्टर, आप देखिए, मेरा इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा है। मैंने आपको निराश नहीं किया, है ना? आरा ने शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। हैरानी के बाद शंभूजी ने हैरानी से कहा, लड़की, बताओ मास्टर को, तुमने आखिर किया क्या? तुम्हारा इंप्रूवमेंट कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा कैसे हो गया? आरा ने घमंड से कहा, मास्टर आरव की वजह से। तुम्हें नहीं पता, मास्टर आरव गोलियां रिफाइन करते समय सच में बहुत कूल है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। गोलियां रिफाइन करने वाला इंसान असल में तब तक रिफाइन कर सकता है जब तक दूसरे नशे में ना हो जाए। आरव का जिक्र करते ही आरा लगातार तारीफ के शब्द उगलने लगी, जरा भी कमी नहीं की। रुको, ये मास्टर आरव जिसका तुमने जिक्र किया था,
वो कौन है? शंभूजी ने आरा की खुशी को रोकते हुए पूछा। आशुतोष ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर, ये ऐसा है। आशुतोष ने साउथ सिटी के मिरेकल हैंड पार्लर की बात संक्षेप में बताई। आरव अकेले 5 महान शक्तियों को चुनौती दे रहा था, जिससे शंभूजी बार बार हैरान रह गया। खासकर जब उसने बताया कि आरव ने हेवनली ब्लड मैरो चेंजिंग पिल को रिफाइन किया और राहुल वर्मा को नया जम लेने में मदद की, तो शंभूजी के दिल में अजीब सा झटका लगा। पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन जहर वो स्वाभाविक रूप से जानता था। यह जहर लाइलाज था, लेकिन इसका इलाज असल में एक जूनियर ने किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साउथ सिटी ने सच में ऐसा कोई इंसान पैदा किया है। शंभूजी ने इमोशनल होकर आह भरी। आरा ने शंभूजी के एक्सप्रेशन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, क्या आपके मन में शिष्य बनाने का ख्याल आया? शंभूजी ने भी इसे नहीं छिपाया, मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी होशियार हो लड़की। हाँ, सही कहा, इतना जीनियस, अगर कोई उसे ले जाए तो बहुत बुरा होगा। हालांकि यह सुनने में बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन शंभूजी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। ऊंचे पद वाले 4 सितारा किमिया देवता के साथ 3 सितारा किमिया देवता को अपने साथ रखना, क्या यह काफी नहीं था? आरा हंसी और बोली, मास्टर, बेकार है, उसे कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे कैसे? शंभूजी ने हैरानी से कहा। मास्टर, आप देखिए। आरा ने वे 2 गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल्स निकाली। शंभूजी की नजरें तेज हो गई और वो चिल्लाया, दिव्य श्रेणी गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल, इसे उसने ही रिफाइन किया था? आरा ने सिर हिलाया, गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल की तरफ इशारा किया और कहा, यह उसका पहली बार रिफाइनिंग है, यह उसका दूसरी बार रिफाइनिंग था। शंभूजी ने आरा के हाथ से वे 2 मेडिसिनल पिल्स ले ली। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही गंभीर हो गया। मेडिकल पिल्स से ज्यादा कोई चीज अल्केमिस्ट के लेवल को नहीं दिखा सकती थी। उसने एक नजर में ही इन 2 मेडिसिनल पिल्स की खासियत पहचान ली। ध्यान से उसे देखते हुए शंभूजी ने अचानक कहा, पहली बार रिफाइनिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि यह नौजवान पहले ही मशहूर किमिया दाओ दायरा तक पहुंच गया हो? नहीं, यह नामुमकिन है। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि एक 3 सितारा किमिया देवता किमिया दाओ दायरा तक पहुंच सकता है। आरा और प्राकुल दोनों हैरान थे और बोले, मास्टर, किमिया दाओ दायरा क्या है? शंभूजी ने गंभीरता से कहा, किमियागर का लेवल हमेशा इस आधार पर बांटा गया है कि वे कितनी दिव्य गोलियां रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक रहस्यमयी और गहरा दायरा भी है, वो है किमिया दाओ दायरा। यह बहुत बड़ा और गहरा है। कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे सभी दवाइयों की गोलियों को रिफाइन कर सकते हैं। यहां तक कि 4 सितारा किमिया देवताओं के पास भी रैंक 3 दिव्य गोलियां होती हैं, जिन्हें वे रिफाइन नहीं कर सकते। रैंक 4 दिव्य गोलियों की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन एक बार जब कोई किमिया दाओ दायरा तक पहुंच जाता है तो किमिया दाओ के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी हो जाएगी और वे स्पिरिट मेडिसिन के अंदर के गुणों को सबसे ज्यादा हद तक बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह का इंसान, चाहे वो कोई भी दवाई की गोली रिफाइन करे, वो उसे बहुत अच्छे से कर लेगा। आरव की गोली शोधन को याद करते हुए आरा मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूरी तरह से सहमति में थी और बोली, मास्टर ने जो कहा उसके अनुसार वो वास्तव में ऐसा है। ये साधारण औषधीय गोलियों की तरह लगता है। जब तक वो कार्रवाई करता है, ये दिव्य श्रेणी का होता है। ज्यादा मुश्किल है तो सर्वनिम्न श्रेणी स्वर्ग श्रेणी की होता है। शंभूजी के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे। वो पहले भी आरव को अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन अब उसने ये बात पूरी तरह से खत्म कर दी। एक ऐसे किमियागर को शिष्य बनाना जो शायद किमिया दाओ दायरा में था। किसी को यह नहीं देखना चाहिए कि वह 4 सितारा किमिया देवता कैसे था। उसके पास सच में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। यह बात अलग है कि वो सिर्फ क्वालिफिकेशन था। 5 सितारा किमिया देवता, यहां तक कि 5 सितारा किमिया देवताओं के पास भी इसी तरह कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि ऐसा अस्तित्व जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक बार जब वे दिव्य प्रभु क्षेत्र में चले गए, जब तक वे 4 सितारा स्पिरिट मेडिसिन के गुणों से परिचित हो गए, तब वो सबसे शक्तिशाली 4 सितारा किमिया देवता होगा। किमिया के बारे में इस तरह के लोगों की समझ बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वो सोच सकता था। ये आदमी पूरी तरह से एक महान देवता था। तो इतना अविश्वसनीय, एक 3 सितारा किमिया देवता सच में इतना भयानक हो सकता है? प्रकुल इस तरह के अस्तित्व को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसके हिसाब से एक सितारा एक दुनिया है। 4 सितारा किमिया देवता 3 सितारा किमिया देवताओं से ज्यादा ताकतवर थे। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि 3 सितारा किमिया देवता सच में इतना ताकतवर हो सकता है कि उसके मालिक भी उससे डरे। शंभूजी ने भी एक झटका खाया और आह भरते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, सिर्फ वही अल्केमिस्ट जो स्वर्गीय सम्राट क्षेत्रों तक पहुंचते हैं और अनंत रूप से महान दांव तक पहुंचते हैं, उनके पास किमिया दांव को समझने की संभावना हो सकती है। किमिया दांव दायरा तक पहुंचना, 3 सितारा किमिया दांव दायरा के लिए किमिया दांव दायरा को प्राप्त करना, यह तो अनसुना है। अगर वो अपने भविष्य के रास्ते पर मजबूती से चले तो शायद वो किमिया
पूर्वज के दायरे तक पहुंच सकता है। हिस। वहां मौजूद तीनों लोगों ने ठंडी सांस ली। शंभुजी का अंदाजा थोड़ा ज्यादा डरावना था। किमिया पूर्वज क्षेत्र एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो लगभग दांव पूर्वजों को टक्कर देता था। भगवान जाने कहां से निकला ये नौजवान असल में उस तरह के लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है, बस इसके बारे में सोचना ही नामुमकिन लग रहा था। ये लड़का, मुझे इससे मिलना ही होगा। लड़की, बाद में तुम जाकर इस आरव को ढूंढो, बस इतना कहना कि मास्टर उससे बात करना चाहते हैं, शंभुजी ने अचानक कहा। आरा ने अपने मास्टर को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। पिल टावर के मालिक का सामना करते हुए भी वो शांत और संयमित थे। हाँ मास्टर, आरा ने जवाब दिया, और पिल टावर का कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस समय तुम उनके पास ज्यादा जाओ। तुम्हें उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, शंभुजी ने कहा। आरा ने शंभुजी को गले लगाया और खुशी से कहा, हैं मास्टर, कितने अच्छे हैं, तुम सबसे खुले विचारों वाले हो। दूसरे बड़े भाई, अपना दिव्य ज्वाला दे दो। आरा ने प्रकुल की तरफ देखा और घमंड से कहा। प्रकुल कड़वाहट से मुस्कुराया। वो सच में फिर भी हार गया, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने शरीर से ब्लू वॉयज इनसाइड दिव्य ज्वाला निकालकर आरा को दे दी। ये दिव्य ज्वाला पहले से ही उसके लिए बहुत काम की नहीं थी। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने बिना किसी शक के पूछा, तुम्हें ये ब्लू वॉयज इनसाइड दिव्य ज्वाला चाहिए थी? क्या ये उस मास्टर आरव को देने के लिए है? आरा मुस्कुराया और बोला, है, दूसरा सीनियर भाई सच में चालाक है। वो आदमी पहले से ही 3 सितारा किमिया देवता है और असल में अभी भी रैंक 2 दिव्य ज्वाला का इस्तेमाल करता है। कितना भद्दा है। प्रकुल की आंखें लगभग बाहर निकल आई। आरव नाम का वो आदमी सच में बहुत अजीब था, है ना? उसने रैंक 2 दिव्य ज्वाला का इस्तेमाल दिव्य श्रेणी गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल को बेहतर बनाने के लिए किया। साउथ सिटी में मुरारी हॉल में बैठा था। उसकी मुस्कान चमक रही थी। रामकरण वर्मा और राहुल दाई और बैठे थे, बहुत परेशान लग रहे थे। हालांकि राहुल बच गया, लेकिन मुरारी के ये 5 करोड़ बेकार गए। सबसे जरूरी बात, इससे उनकी इस्त को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रामकरण वर्मा मुरारी को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें इस्त की बहुत ज्यादा परवाह थी। आमतौर पर सब ठीक था, लेकिन अगर कोई साउथ सिटी के नंबर 1 किमियागर के तौर पर उनके टाइटल को खतरे में डालता तो वे बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाते। लेकिन इस बार आरव की पावर फेसमैकिंग ने पूरी तरह से अपना नाम बना लिया। लेकिन रामकरण वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि मुरारी का मूड आज भी काफी अच्छा लग रहा था। ओह रामकरण, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मामले के लिए तुम्हें दोषी ठहराऊंगा? मुरारी ने एक भूतिया मुस्कान के साथ कहा। रामकरण वर्मा शर्म से लाल हो गए और बोले, मास्टर, मैं हूं। इतने सालों तक तुमने मेरा पीछा किया, क्या मैं अभी राहुल के लिए तुम्हारी फीलिंग्स नहीं जान पाया? नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मास्टर को बुलाऊंगा कि वे एक्शन ले और आकर उसका इलाज करें? मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा। रामकरण वर्मा ने जल्दी से कहा, रामकरण को मास्टर की मेहरबानी मिली है और वो उसका बदला कभी नहीं चुका पाएगा। रामकरण की जिंदगी मास्टर की है। मुरारी ने सिर हिलाया और कहा, राहुल ठीक हो जाए तो मुझे भी खुशी है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये मामला तुम्हारी गलती नहीं है। रामकरण वर्मा ने कहा, मास्टर, ये 5 करोड़ दिव्य सार पत्थर मैं तुम्हारे पास वापस जाने का कोई न कोई तरीका जरूर सोचूंगा। मुरारी जोर से हंसे और बोले, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? रामकरण वर्मा ने सिर झुकाकर कहा, मास्टर, अगर मैंने आपको ये दिव्य सार पत्थर वापस नहीं किए तो रामकुमार को सोने और खाने में दिक्कत होगी। मुरारी मुस्कुराते हुए पास आए, रामकरण वर्मा के कंधे पर थपथपाया और कहा, सच में मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। भूल जाओ। अगर तुम एहसान चुकाना चाहते हो तो ये नामुमकिन भी नहीं है। यह सुनकर रामकरण वर्मा का मन हल्का हुआ, लेकिन मुरारी की आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। जब उन्होंने कहा, तो अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करके इसे चुका दो। रामकरण वर्मा का पूरा शरीर कांप उठा। अचानक उन्होंने सिर उठाया और मुरारी को देखा। अचानक उन्हें लगा कि उनकी छाती में जकड़न हो रही है। उनके शरीर का सारा खून रुक गया है। उनका दिव्य सार धीरे धीरे जम गया और उनकी चेतना भी धुंधली होने लगी। मास्टर, आप रामकरण वर्मा ने मुरारी को हैरानी से देखा। उन्हें पता था कि उन्हें जहर दिया गया है। अभी चाय में जहर था। मुरारी की नजरें ठंडी हो गई और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुमने बढ़िया काम किया। ये बूढ़ा आदमी अब पूरे साउथ सिटी में हंसी का पात्र बन गया है। वैसे भी तुम्हारी ये जान भी इसी बूढ़े आदमी ने बचाई है। अब इस बूढ़े आदमी के पास लौटते हुए तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? राहुल का दिल अचानक धड़क उठा और वो चिल्लाया, दूसरे अंकल, तुम मर नहीं सकते। मुरारी, तुम कमीने, मेरे दूसरे अंकल तुम्हारे इतने वफादार हैं। तुम सच में उन्हें जहर देकर मारना चाहते हो? राहुल लड़खड़ा गया। उसके पैर पहले से ही थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसने भी अभी अभी चाय पी थी
और उसे भी जहर लग गया था। जहर बहुत तेज था। रामकरण वर्मा की आंखें पहले ही धुंधली होने लगी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल को बाहर धकेला और कहा, जाओ जाओ मास्टर, आरव को ढूंढो। मुरारी ने मजाक उड़ाया और कहा, देखो तुम्हारा दिल पहले से ही मास्टर आरव पर है, अभी भी मेरे लिए वफादार हो। लेकिन अफसोस, राहुल ने भी वो चाय पी ली। वो भी तुम्हारे जैसा ही है, दोनों मौत से नहीं बच सकते। गुस्से से राहुल की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे और उसके दांत खड़खड़ा रहे थे। उसके शरीर के अंदर का दिव्य सार अचानक घूम गया। उसका पूरा शरीर मुरारी पर ऐसे झपटा जैसे तीर कमान से छूट गया हो। मुरारी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल असल ऐसी हालत में दिव्य सार को घुमा सकता है। लेकिन आखिर में मुरारी की ताकत बहुत ज्यादा थी। ये उससे कहीं ज्यादा थी जिसकी राहुल तुलना कर नहीं सकता था। बूम! जल्दबाजी में दोनों लोगों ने एक दूसरे को हाथ मिलाया। राहुल ने तुरंत हवा में ताजा खून उछाला, जो पीछे की ओर उड़ गया, जबकि मुरारी भी कांप रहा था, जब तक कि उसकी एनर्जी और खून का बहाव कम नहीं हो गया और वो एक पल के लिए पीछा करने में भी लाचार हो गया। राहुल की आंखों में आंसू भर आए जब उसने कहा, दूसरे अंकल, मैं ठीक लग रहा हूं और मास्टर आरव के आने तक टिक सकता हूं। आप निश्चिंत रहें, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। राहुल को पता चला कि भले ही उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसका पूरा शरीर बस थोड़ा ठीक नहीं था। उसके लक्षण रामकरण वर्मा जितने गंभीर नहीं लग रहे थे। यह सुनकर रामकरण वर्मा की आंखों में राहत की एक झलक दिखी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो समझ गया, ये मास्टर आरव की हेवनली ब्लड मैरो चेंजिंग पिल ही होगी, जिससे राहुल का नया जन्म हो रहा है। जहर के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए, मास्टर, आपने गलत अंदाजा लगाया। ये वाक्य कहकर रामकरण वर्मा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे अंकल, राहुल की आंखों में आंसू भर आए। वो तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। दूसरी तरफ, मास्टर आरव, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आरा ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली में एक हल्की नीली लौ दिखाई दी। आरव ने हैरानी से आरा को देखा। उसने कहा, तुमने ये खास मेरे लिए लाया है? आरा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रही हो, हमने मिलकर जीता है। उसने दूसरे बड़े भाई के खिलाफ जीतने की बात थोड़ी देर में बताई, जिससे आरव मुस्कुराया। तुम्हारा इरादा अच्छा था। ये दिव्य ज्वाला, मैं इसे ले लूंगी। तुम्हारे दिए जाने वाला दिव्य सार पत्थरों की कर्ज खत्म समझो। आरव ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। हल्की नीली लौ आज्ञाकारी ढंग से उसके हाथ तक आ गई। आरा की पुतलियां सिकुड़ गई। इस आदमी की आग को कंट्रोल करने की कला बस परफेक्शन की हद तक पहुंच गई थी। एक विदेशी दिव्य ज्वाला हाथ बढ़ाते समय सच में कितना शांत था। लेकिन उसे बहुत जल्द कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने कहा, अरे, एक दिव्य ज्वाला की कीमत सिर्फ 40 लाख दिव्य सार पत्थरों के बराबर है। तुम मुझे लूट रहे हो। आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी हथेली हिल गई। ब्लू वॉयज इनसाइड दिव्य ज्वाला को आरव ने सीधे ही छीन लिया और पीछे केवल आग की एक छोटी सी जीभ छोड़ दी। इस आग की लपट को कम नहीं समझना चाहिए। यही दिव्य ज्वाला का सार था। फिर आरव की हथेली पलटी। चंदन ज्वाला अचानक ऊपर उठ गई। उसकी हथेलियां फिर से आपस में मिल गई। चंदन ज्वाला ने सीधे उस छोटी सी आग को निगल लिया। आरा ने अपनी आंखें चौड़ी की और गुस्से से कहा, तुमने सच में अपनी रैंक 2 दिव्य ज्वाला का इस्तेमाल रैंक 3 दिव्य ज्वाला को निगलने के लिए किया? तुम भगवान का अच्छा तोहफा बर्बाद कर रहे हो। आखिरकार वो आरव को ये रैंक 3 दिव्य ज्वाला दिलाने में कामयाब रही। किसे पता था कि आरव ने असल में इसे सीधे नष्ट कर दिया। आरा बहुत गुस्से में थी। अगर तुम आग लगाना भी चाहते थे तो उसे रैंक 2 का इस्तेमाल रैंक 3 को बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए, है ना? इस आदमी ने असल में ठीक इसका उल्टा किया। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा वह दिव्य ज्वाला मेरे चंदन ज्वाला से कैसे मुकाबला कर सकता है? गोली को बेहतर बनाने के मामले में मुझे सच में इससे ज्यादा सही कोई नहीं मिल सकता। इसके अलावा इसने करीब 100 साल तक मेरा पीछा किया और अनगिनत बार जिंदगी और मौत में मेरा साथ दिया। मैं इसे बदलना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस आग की सार को खाकर इसे रैंक 3 तक विकसित होना चाहिए। आरा थोड़ा हैरान हुआ। ये बातें इतने बुजुर्ग इंसान की आवाज में क्यों कही गई? ये आदमी सिर्फ 100 साल का था, तो एक बूढ़ा आदमी होने के नाते वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था जैसे वो कई हजार साल का हो? ठीक है, जो तुम्हें खुश करे। आरा ने कंधे उचकाए और कहा, सिर्फ रैंक 3 का दिव्य ज्वाला, ये आरा के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक इसी समय 3 लोग मिरेकल हैंड पार्लर में दाखिल हुए। एक बूढ़ा आदमी जिसका रूप रंग साधु जैसा था, एक मोटा आदमी जो गोल गेंद जैसा था, और एक बहुत सुंदर लड़की भी थी। दुकानदार, मैंने सुना है कि ये जगह सबकी अनुरोध पूरी करती है, क्या ये सच है?
साधु जैसे दिखने वाले बूढ़े आदमी ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जाकर पूछो साउथ सिटी की ये जमीन, हमारे मिरेकल हैंड पार्लर के मास्टर आरव का नाम कौन नहीं जानता। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों लोगों के चेहरे बदल गए। तुमने क्या कहा? यहां तुम्हारे यहां के कीमियागर का नाम भी आरव है? बूढ़े आदमी ने कहा। तुम लोग आखिरकार आ ही गए। जब आरव ने लिटिल फैटी को देखा तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। उसे बहुत देर तक न देखकर आरव बहुत खुश था। आरा ने हैरानी से बगल में देखते हुए जीभ चटकाई। उसकी नजर में आरव हमेशा एक मास्टर जैसा दिखता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें अब भी ऐसा गुण है। पुलकित तब तक परेशान रहा जब तक उसका चेहरा थोड़ा लाल नहीं हो गया और उसने कहा, अच्छा भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मिस्टर आरव। कनिका थोड़ी शर्माई हुई थी लेकिन बहुत खुश थी। आरव मुस्कुराया और बोला, मिस कनिका, तुम्हारा सुधार छोटा नहीं है। हाँ, कनिका मुस्कुराई और बोली, क्या ये सब मिस्टर आरव की छोड़ी हुई दवाइयों की वजह से नहीं है? वरना इस कनिका के टैलेंट के साथ मैं इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकती हूं? इस समय कनिका पहले ही स्वग झलक देवता क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। यह पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से तेज कहा जा सकता है। ये तीनों और कोई नहीं, एल्डर राजीव राव के साथ राजपुर राजधानी से आए हुए मोटे पुलकित और कनिका थे, और साधु वाला आदमी बेसत एल्डर राजीव राव ही थे। आरव ने कनिका को बहुत पहले ही समझा दिया था कि उन्हें एक दूसरे को भाई बहन कहकर बुलाना चाहिए। हालांकि कनिका के दिल में सच्ची भावनाएं अभी भी कम नहीं हुई थी, लेकिन वो इस बात को मान ही सकती थी। किनारे पर राजीव राव ने बहुत हैरानी से देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस बूढ़े आदमी को सच में उम्मीद नहीं थी कि ये तुम हो, इस बदमाश भाई ने जिसने ये मिरेकल हैंड पार्लर खोला है। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो तुम्हारे अलावा और कौन ये दावा करने की हिम्मत करता है कि वो सभी रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है? आरव हंसा और बोला, ये एक ऐसा काम था जिसे किया ही जा सकता था। भीतरी शहर में घुसने के लिए शर्तें बहुत सख्त है। आखिरी उपाय के तौर पर मैं बस थोड़ा और हंगामा करके तुम लोगों को अपनी ओर खींच सकता हूं। राजीव राव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा हंगामा छोटा नहीं है। अभी भीतरी शहर में कई बड़ी ताकतें जानती है कि बाहरी शहर में पहले से ही सभी किमिया रिक्वेस्ट पूरी करने वाला कोई है। आरा की आंखें घूम गई। तभी उसे समझ आया कि आरव ने यह साइन बोर्ड इसलिए लगाया था ताकि इन तीन लोगों को अपनी ओर खींच सके। जब उसने पहली बार आरव को देखा तो उसे लगा कि यह आदमी बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन उसे जानने के बाद उसे पता चला कि आरव उस तरह का घमंडी नहीं है, और वो सोच में पड़ गई। कुछ हद तक हैरान थी कि आरव ऐसा दिखावटी साइन बोर्ड क्यों लगाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये असल में अपने दोस्तों को अंदरूनी शहर से बाहर खींचने के लिए था। आरा कुछ हैरान रह गई। सिर्फ आरव, इतना बड़ा आदमी, ही अपना मकसद पूरा करने के लिए इस तरह का अजीब तरीका इस्तेमाल कर सकता है ना? अगर कोई और होता तो साफ तौर पर शहर के अंदर, लेकिन अंदरूनी शहर और बाहरी शहर उन्हें हमेशा के लिए रोक सकते थे। जब आरव ने अकेले 5 बड़े ग्रुप्स को चुनौती दी तो ये सच में बहुत कूल था। उस समय आरव ने उसे एक एहसास दिलाया, वो था अजेयता। किमिया दांव को कोई हरा नहीं सकता था। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, यह भी कुछ ऐसा है जिसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग जानते हो, मैं असल में बहुत लो प्रोफाइल हूं। यह सुनकर चारों लोग अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। राजीव राव ने अपनी दाढ़ी तानते हुए कहा, तुम बदमाश, तुमने राजपुर राजधानी को लगभग उल्टा कर दिया था। तुम सच में अभी भी यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम लो प्रोफाइल हो? हाँ, वो एक एक्सीडेंट था। आरव हंसे और बोले। राजीव राव बस मजाक कर रहे थे, और इस मामले में आरव का मजाक नहीं उड़ा रहे थे। वो जानते थे कि राजपुर राजधानी की घटना आरव की गलती नहीं थी। आरव का हाई प्रोफाइल पूरी तरह से बाहर हो गया था। लेकिन तुम्हारी हिम्मत सच में बहुत बड़ी है, जो तुमने चुपके से नवसारी शाही शहर लौटने की हिम्मत की। राकुल धनपाल के पास अभी भी मार्शल टावर में कुछ पावर है, तुम्हें सावधान रहना होगा। एक बार जब उसे तुम्हारे लौटने की बात पता चल जाएगी तो वो तुमसे निपटने के तरीके जरूर सोचेगा, राजीव राव ने कहा। आरव ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और नफरत से कहा, उसकी कुत्ते जैसी जिंदगी, मैं उसे कभी न कभी ले ही लूंगा। भले ही मैं अभी उससे निपट नहीं सकता, लेकिन अगर वो मुझे दोबारा मारना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। राजीव राव की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि आरव को इन कुछ सालों में बाहर घूमते हुए फिर से कई अच्छी मुलाकातें मिली थी। तभी राजीव राव को पता चला कि आरव का दायरा पहले ही मूल देवता के क्षेत्र में पहुंच चुका था। यह साधना की स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज थी, है ना? जब वो गया था तो वो सिर्फ पहले स्टेज के स्वर्ग झलक क्षेत्र में था। शुरू से आखिर तक सिर्फ 10 साल में उसने असल में सीधे एक बड़े दायरे को तोड़ दिया। तुम बदमाश को कॉमन सेंस से नहीं आंका जा सकता। ठीक है, जब हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो हमारे साथ भीतरी शहर चलो। राजीव राव हंसे और बोले।
असंख्य खजाना टावर की ताकत के साथ आरव का भीतरी शहर में घुसना स्वाभाविक रूप से आसान था। आरव मुस्कुराया और बोला, जल्दी नहीं, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए इस तरह का तरीका इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी भी कुछ और जरूरी काम है। राजीव राव ने हैरानी से कहा, क्या बात है? आरव ने एक जेड बॉक्स निकाला और पुलकित को देते हुए कहा, फैटी, ये मेरा तुमसे वादा है, जो मैं कहा था आज मैं इसे पूरा कर सकता हूं। पुलकित का पूरा शरीर कांप उठा और उसने यकीन न करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? उसे अचानक याद आया कि जब उठा था तो आरव ने उससे कहा था कि वो उसके दिव्य समुद्र को ठीक करने में उसकी मदद करने का कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। उस समय आरव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो सोच रहा था कि आरव बस उसे दिलासा दे रहा है, इसीलिए वो ऐसा कहेगा। क्या ये मुमकिन था कि इस आदमी ने सच में ऐसा किया हो? ये कैसे मुमकिन था? इन कुछ सालों में राजीव राव ने असंख्य खजाना टावर के 4 सितारा किमिया देवता को भी ढूंढा ताकि वो उसका रोध का पता लगा सके, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सका। उसका दिव्य समुद्र लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था। राजीव राव ने पिल टावर के बड़े को बुलाकर बहुत बड़ी कीमत भी खर्च की और अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सके। इन कुछ सालों में पुलकित असल में बहुत बिगड़ गया था। अपाहिज बन जाना, ये वो जिंदगी नहीं थी जो वो चाहता था। वो अपना परिवार खो दिया, जिसे प्यार करता था उसे खो दिया। अब उसकी खेती भी चली गई थी। इससे वो लगभग निराश हो गया था। इन कुछ सालों में वो लगभग हर दिन अपने दुखों को शराब में डुबो देता था। जब राजीव राव ने उसे इस तरह देखा तो वो भी बेबस हो गया। आरव मुस्कुराया और बोला, अच्छा भाई, तुम मेरी वजह से ऐसे बने हो। तुम्हारा इलाज न करने पर मैं जिंदगी भर बेचैन रहूंगा। इतना परेशान मत हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं किमिया दांव में एक कदम और बेहतर हो पाया। लिटिल फैटी के चेहरे की मसल्स कांप रही थी। एक तरफ ये एक्साइटमेंट की वजह से था, दूसरी तरफ ये इसलिए था क्योंकि वो इमोशनल था। ऐसा भाई पाकर उसे और क्या चाहिए था? लेकिन बगल में खड़ा राजीव राव कांप उठा और हैरानी से बोला, तुमने सच में ऐसा कर लिया? असल में मैं आज पुलकित को इस किमिया गृह की ख्याति सुनकर ही यहां सिर्फ उसकी किस्मत आजमाने के लिए लाया था। बदमाश, किमिया दांव में तुम कौन सा कदम चले गए? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। जहां तक खास बातों की बात है, मैं भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। राजीव राव ने ठंडी सांस ली। वो जानता था कि जब आरव ग्रोटो प्रोफाउंड देवता क्षेत्र में था तो किमिया दांव के बारे में उसकी समझ पहले से ही बहुत गहरी थी। अब किमिया में दूसरी दुनिया में कदम रखना, यह कैसी सोच से परे दुनिया थी। जो अल्केमिस्ट जानते थे कि किमिया दांव दायरा है, वे बहुत कम थे। मास्टर शंभूजी ने भी इस दुनिया के बारे में बहुत ही इत्तेफाक से सुना था। यहां तक कि धूलिन को भी किमिया दांव दायरा, इस अवस्था के बारे में नहीं पता था। हालांकि इस समय बगल वाला आरव बहुत पक्का था और यह दूसरी अवस्था किमिया दांव दायरा थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सच में किमिया दांव दायरा में आ गया है। यह आदमी तो बहुत ज्यादा भगवान को चुनौती दे रहा था। कोई बात नहीं, जब से मैंने तुम्हें पकड़ा है, इस बदमाश, इस बार तुम्हें मुझे सही सबक सिखाना होगा। 4 सितारा किमिया देवता तक पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। दोबारा सफलता पाना बहुत मुश्किल है। बस अच्छा है तुम मिल गए, लड़के, मेरे शक दूर करने के लिए, राजीव राव ने कहा। आरव मुस्कुराए और बोले, हाँ भाई राजीव बहुत सीधे साधे हैं, हमें जरूर कुछ बातें करनी चाहिए। फैटी, तो तुम अकेले में चले जाओ। ये हार्ट हीलिंग हेवनली मार्क पिल तुम्हें पक्का तुम्हारी सबसे अच्छी हालत में वापस लाने में मदद कर सकती है। हम भाई मुक्केबाजी की दुनिया को फिर से चुनौती देंगे। आरव को बहादुरी से यह बात कहते हुए सुनकर लिटिल फैटी का भी दिल धड़कने लगा। उसे उस समय उस छोटी राक्षसी को थप्पड़ मारने की बात याद आ गई। आरव ने आरव को घूरा। उसकी आंखों में उलझन और गहरी होती गई। उसे पता चला कि आरव जो बातें कहते थे, असल में वो उन्हें कम समझती थी। ये आदमी जिस बारे में बात कर रहा था, क्या वो सच में रैंक 3 किमिया ज्ञान था? लेकिन आरव के उलट राजीव राव खुले दिमाग से सीखते हुए दिख रहे थे। लेकिन उनकी नजरें तेज और तेज होती गई। उन्हें ज्ञान का एहसास हो रहा था। तय हुई बातचीत अब शक दूर करने का एकतरफा तरीका बन गई थी। साथ ही उनके दिल को भी बहुत ज्यादा झटका लगा था। पिछली बार दोनों लोगों के बीच बातचीत हुए कई दशक बीत चुके थे। उन्हें पता चला कि अब वो आरव के साथ बराबरी से बातचीत करने में पूरी तरह से नाकाम थे। आरव जिस बारे में बात कर रहे थे, वो एक अलग ही दुनिया थी, जिससे उन्हें एक बड़े पहाड़ को देखने का एहसास हो रहा था। हालांकि उन्हें अभी अचानक ज्ञान मिल गया था। आरव के जवाब देने पर इन कुछ सालों में आई कुछ परेशानियां साफ हो गई। तुम बच्चे सच में कमाल के हो। कुछ ही दशकों में तुमने सच में इतनी बड़ी तरक्की कर ली है। हम तो पहले से ही साथियों की तरह बात भी नहीं कर पा रहे हैं। राजीव राव ने बिना
कुछ कहे कहा। आरव मुस्कुराए और बोले, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जब से दूसरे दायरे में कदम रखा है तब से किसी ऊंची जगह से नीचे देखने जैसा एहसास हो रहा है। बहुत सी बातें जो मुझे पहले समझ नहीं आती थी, अब मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर समझ सकता हूं। इस पर राजीव राव की सांसें थम सी गई और उन्होंने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि किस तरह का दायरा तुम्हें यहां तक बेहतर बना सकता है। लगता है ये बूढ़ा आदमी और आगे नहीं देख सकता। जैसा तुम कह रहे हो, इस बूढ़े आदमी ने पहले के दायरों में जो बातें छोड़ दी थी वे सच में बहुत ज्यादा है। ये देखकर कि राजीव राव कुछ हद तक समझ गए हैं, आरव मुस्कुराए और बोले, ऊंची बिल्डिंग बनाते समय नींव गहरी होनी चाहिए, नहीं तो वो बिना जड़ वाली घासफूस बन जाएगी और कभी भी गिर सकती है। चाहे किमिया हो या मार्शल आर्ट, ये लॉजिक नहीं बदलेगा। राजीव राव को भी ऐसा ही लगा और उन्होंने कहा, मेरे छोटे भाई ने जो कहा वो सच है। जब मैं वापस जाऊंगा तो भेड़ें चोरी हो जाएंगी, उसके बाद ये बूढ़ा आदमी बाड़े की मरम्मत कर देगा। दोनों लोग अभी बात कर ही रहे थे कि लिटिल फैटी ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गया। राजीव राव ने देखा, उसकी आंखें अनायास ही तेज हो गई। लिटिल फैटी के पूरे व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे का उदासी पूरी तरह गायब हो गया था। उसका सार, ऊर्जा और आत्मा एक बिल्कुल नया नजरिया पा रहे थे। खासकर उसकी आंखें, वे तेज और चमकदार हो गई, पहले से बिल्कुल अलग इंसान जैसी लग रही थी। बस एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी उसका गोलमटोल शरीर। और लिटिल फैटी का दायरा भी तेजी से ऊपर उठ गया। उसका दायरा आधे कदम मूल देवता तक पहुंच गया। बस एक और कदम और वो मूल देवता के इलाके तक पहुंच सकता था। ये सीन देखकर राजीव राव भी हैरान रह गए। ये हार्ट हेलिंग हेवनली मार्क पिल जो आरव ने निकाली थी, वो बस देवताओं का एक अनोखा काम था। आरव, तुम्हारी ये दवा वाली गोली सच में बहुत जबरदस्त है। इसे रिफाइन करने के बाद मुझे बस नए सिरे से बनने का एहसास हो रहा है। लिटिल फैटी ने उत्साहित नजरों से कहा। ताकत से भरे होने का ये एहसास सच में बहुत पहले खो गया था। आरव मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल, इस हार्ट हीलिंग हेवनली मार्क पिल के इंग्रेडिएंट्स बहुत कीमती हैं। फिर भी मैंने स्पिरिट मेडिसिन के 10 सेट भी इकट्ठा किए और 10 दिव्य श्रेणी हार्ट हीलिंग हेवनली मार्क पिल को रिफाइन किया। सबसे अच्छी क्वालिटी वाला चुनकर तुम्हारे लिए बचा लिया। एक दिव्य श्रेणी दिव्य गोली, क्वालिटी में भी थोड़ा सा फर्क होता। अपने अच्छे भाई के प्रति आरव स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। जब वो शैतानी रेस में था तो उसने शैतानी मेडिसिन हॉल और लालबर्नी फैमिली के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया और तुरंत हार्ट हीलिंग हेवनली मार्क पिल की स्पिरिट मेडिसिन के 10 सेट इकट्ठा किए। अगर मटेरियल बहुत कीमती ना होता तो वो 100 दिव्य श्रेणी दिव्य गोलियों को भी रिफाइन करना चाहता था, उनमें से सबसे अच्छी वाली को चुनकर। लिटिल फैटी ने प्यार से देखा और कहा, अच्छा भाई। आरव मुस्कुराया और कहा, ओह ठीक है, तुम हवा के नियम को समझते हो। बाद में मैं तुम्हें कुछ विंड लैंग्वेज पिल्स रिफाइन करने के लिए ढूंढूंगा। तुम्हारे लिए मूल देवता क्षेत्र में पहुंचना आसान होना चाहिए। विंड लैंग्वेज पिल गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल का कमजोर वर्जन था। यह स्वर्ग झलक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को हवा के नियम को समझने में मदद कर सकता है। राजीव राव और आरा दोनों अवाक थे। ऐसे भाई के साथ आगे बढ़ना कितना आसान था। किमिया दाओ दायरा के कीमियागर सच में बहुत डरावने थे। जब तक आरव को पर्याप्त स्पिरिट दवाइयां दी जाती, वो कुछ ही 100 सालों में एक मूल देवता क्षेत्र की सेना भी बना सकता था। मां, मास्टर आरव। ठीक तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। इसके तुरंत बाद कदमों की आहट हुई। आरव की भौहें तंग गई और सब लोग लॉबी में आ गए। लॉबी में राहुल का पूरा शरीर खून से लथपथ पड़ा था। सिर से पैर तक कोई भी जगह खाली नहीं थी। आगे लोगों के एक बड़े ग्रुप ने पूरे हॉल को घेर लिया था, जब तक कि पानी भी अंदर नहीं जा सका। जाओ, उस आदमी को मेरे पास लाओ। सबसे आगे वाला एक आधे कदम दिव्य प्रभु पावर हाउस था, जिसने आरव को बिल्कुल भी नजर में नहीं रखा। इस आदमी का नाम मोनू था, डेई हॉल का नंबर 1 रक्षक। उसकी ताकत जबरदस्त थी। जहां तक राजीव राव की बात है, उसने अपने दायरे का दबाव कम कर दिया था। वो आदमी उसकी गहराई में बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर मिला और वो गया और राहुल को ले जाने वाला था। मास्टर, मुझे बचाओ। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आरव को चिल्लाया। धमाका। आरव ने एक पैर उठाया और वो सबॉर्डिनेट तुरंत आधा मरा हुआ उड़ गया। मोनू की नजरें ठंडी हो गई और उसने आरव से कहा, पंख, कुछ मरीजों का इलाज करके घमंडी मत बनो। ये आदमी हमारे डेई हॉल का जरूरी क्रिमिनल है। अब हम उसे वापस पकड़ेंगे। अगर तुमने उस चीज में टांग अड़ाने की हिम्मत की जो तुम्हारा काम नहीं है, तो मैं आज तुम्हारी ये छोटी सी दवा की दुकान तोड़ दूंगा। मोनू को जाहिर है इस मिरेकल हैंड पार्लर की नींव के बारे में पता था। कहा जाता था कि उस दिन एक दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस भी था जिसने एक्शन लिया था, और तो और वो मिश्रा परिवार का ही एक सदस्य था। बस बात यह थी
कि मिश्रा परिवार का वो सदस्य मिरेकल हैंड पार्लर के प्रति बहुत दुश्मनी भरा लग रहा था। वे जाहिर है उनके सपोर्टर नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने उस छोटे से मिरासी हैंड पार्लर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर मुखिया छोटेलाल भी आ जाता तो भी उसे जरा भी डर नहीं लगता था। आरव को उसकी कोई परवाह नहीं थी। राहुल की चोटें देखने के लिए नीचे झुका तो उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। राहुल की चोटें बहुत गंभीर थी और तो और उसे एक जबरदस्त जहर भी दिया गया था। अगर दूसरे होते तो वे पक्का पहले ही अपनी जान गंवा चुके होते। आरव बिजली की तरह हिला, राहुल के शरीर पर कुछ बार थपथपाया, फिर एक ठीक करने वाली दवा की गोली और बिसारन पिल निकाली और उन्हें राहुल के मुंह में ठूंस दिया। राहुल का चेहरा हल्का हो गया और वो सीधे बेहोश हो गया। जब मोनू ने देखा कि आरव ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है तो वो गुस्से से जलने से खुद को रोक नहीं सका। ये बदमाश सच में उतना ही फैला हुआ था जितना अफवाहों में था। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए टोस्ट मना कर रहे हो ताकि जुर्माना भर सको। क्या तुम्हें सच में लगता है कि साइन बोर्ड लगाकर तुम मेरे डे हॉल से झगड़ा कर सकते हो? है, बस अच्छा है छोटा लाल आज नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस बदमाश का पहले मोनू ठंडी हंसी हंसा और सीधे आरव को पकड़ लिया। एक मामूली पहले चरण का मूल देवता, क्या वो उसे एक उंगली के झटके से नहीं काट देगा? धमाका, उसे एक उंगली के झटके में नीचे गिरा दिया गया। हवा में मोनू ने बेतहाशा ताजा खून की बौछार की, सीधे कई माथतों को टक्कर मारी। इससे पहले कि वो मुश्किल से संभल पाता, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी नजर राजीव राव की ओर थी जो सदमे से भरी थी। एक शक्तिशाली आभा ने तुरंत पूरे हॉल को भर दिया। वो दिव्य प्रभु क्षेत्र के पावर हाउस की आभा थी। इस पल मोनू का सारा अत्याचारी आभा मंडल पूरी तरह से धुंधला हो गया। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि मिश्रा परिवार का दिव्य प्रभु क्षेत्र पहले ही भीतरी शहर लौट आया था? एक और दिव्य प्रभु क्षेत्र पावर हाउस कहां से आ गया? आखिर इस छोटी सी दवा की दुकान का बैकग्राउंड क्या था? राजीव राव का एक्सप्रेशन थोड़ा उदास था जब उन्होंने कहा, एक छोटा सा डे हॉल, तो क्या हुआ हम आप सबसे झगड़ा करें? बात पूरी कर ली। महामहिम, इस नीच के पास आंखें थी लेकिन वो देख नहीं सका और महामहिम को नाराज कर दिया। ये नीच तुरंत दफा हो जाएगा। मोनू ने पहले सोचा था कि आरव एक नरम तेंदु है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव असल में एक मेटल प्लेट है। रुको, आरव ने अचानक ठंडी आवाज में कहा। मोनू का शरीर अकड़ गया। रोने से भी ज्यादा बदसूरत मुस्कान लाते हुए उसने कहा, मास्टर आरव के क्या इंस्ट्रक्शन है? आरव ने त्योरिया चढ़ाई और कहा, उसे क्या हुआ? राहुल उसका मरीज था। आरव ने अभी अभी उसका इलाज किया था और लोगों ने उसे तुरंत पीटा था। वो मन ही मन काफी गुस्से में भी था। हालांकि उनके नजरिए अलग थे, फिर भी इन चाचाभतीजे दो लोगों के बारे में उसकी सोच काफी अच्छी थी। सबसे जरूरी बात, राहुल उसकी गर्व की बात थी। वो पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन सच में बहुत मुश्किल था। उसके लिए भी बनाना बहुत मुश्किल था। अगर ऐसा ना होता तो वो भी राहुल की नब्ज देखने में 4 घंटे नहीं लगाता। असल में डे हॉल के शर्मनाक कामों का उसने राहुल को देखते ही आधे से ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। ये मुरारी को लग रहा था कि उसकी बहुत बदनामी हुई है और उसने इन चाचा भतीजे दो लोगों पर गुस्सा निकाला। राहुल के दिखने का शायद मतलब था कि रामकरण वर्मा पहले से ही बुरी संभावनाओं से भरा हुआ था। आरव कोई अच्छा इंसान नहीं था। इन दोनों लोगों का उससे कोई खास रिश्ता नहीं था। उसे उनके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन डे हॉल ने असल में तब तक कोशिश की जब तक वे उसे बहुत परेशान नहीं कर देते। ये मोनू हकलाया। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सबने उसे बाहर पकड़ लिया होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे फक करने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन तुम लोगों ने सच में मेरे मरीज को मिरेकल हैंड पार्लर में इस तरह पीटा और फिर तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? मोनू का चेहरा बहुत ही भद्दा था और उसने अजीब तरह से कहा, मास्टर आरव, ये बेचारा अपनी गलती जानता है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, मौत की सजा तो बख्शी जा सकती है लेकिन सजा से बचना मुश्किल है। मोनू मन ही मन कड़वाहट से रोया। लेकिन वहां एक दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गुस्ताखी करे और बस इतना ही कह सका, मास्टर आरव क्या चाहते हैं? असल में मोनू ने मन ही मन थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम उसने अपनी जान तो बचा ली। आरव ने मोनू के माथतों पर एक नजर डाली और ठंडेपन से कहा, तुम लोग उसे बेरमी से मारो, ज्यादा सख्त मत बनो, उसे करने दो, लेट कर लौटो और बस। छी! आरा और कनिका दोनों जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। आरव बहुत बुरा था। उनके सामने सबके चेहरे सख्त हो गए। माथतों ने मोनू को अजीब नजरों से देखा। मोनू ने गंभीर आवाज में कहा, मैं देखता हूं तुम में से कौन हिम्मत करता है। अगर कोई हरकत नहीं करता तो मैं सिर्फ भाई राजीव को एक्शन लेने के लिए बुला सकता हूं। आरव ने ठंडे दिमाग से कहा,
मोनू बस गाली देना और गाली देना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुरंत उसका चेहरा कड़वा हो गया और उसने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मारो, मुझे बेरमी से मारो। अनुयायियों ने एक दूसरे को देखा। किसी की भी पहले हरकत करने की हिम्मत नहीं हुई। आरव का चेहरा और भी उदास होता देख मोनू तुरंत गुस्से से भर गया। अरे यार, मैंने कहा मुझे मारो, सुना या नहीं? क्या तुम सब मरना चाहते हो? मारो, मुझे जल्दी मारो। मोनू ने हिम्मत दिखाई और गुस्से से कहा। मोनू का बर्ताव देखकर दोनों लड़कियों ने अपने मुंह ढक लिए और मुस्कुरा दी। राजीव राव भी मुस्कुरा रहा था। आरव ये लड़का, इसके बहुत घटिया आइडिया है। जब अनुयायियों ने देखा कि बॉस पहले से ही ऐसा है, तो वे बस दांत पीसकर मार सकते थे। बैंग बैंग बैंग, मुक्कों और लाते बरसाई। मोनू को तब तक पीटा गया जब तक वो जमीन पर लौट नहीं गया। पहले से ही बुरी तरह पिट चुका था। भले ही उसके नीचे काम करने वालों की ताकत उससे कम थी, फिर भी उसने अभी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वो स्वाभाविक रूप से शरीर की पीड़ा से बच नहीं सकता था। हालांकि आरव अभी भी संतुष्ट नहीं था और ठंडी सांस लेते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, मैं चाहता हूं कि वो लेटकर बाहर जाए। तुम सब भूलो मत कि मैं कौन हूं। उसकी चोटें कितनी बाहरी हैं, मेरी आंखों से छिप नहीं सकती। पुहवार्क। ये सुनकर मोनू ने तुरंत मुंह से पुराना खून उगल दिया और चिल्लाया, क्या तुम सबने चावल नहीं खाए? मेरे लिए थोड़ी मेहनत करो। इस तरह मारते हुए क्या तुम सब कल सुबह तक मारते रहना चाहते हो? जब दर्द हो रहा था तो नीचे काम करने वालों ने जोरदार वार करने की हिम्मत कैसे की? जिसने भी बहुत ज्यादा दिव्य सार का इस्तेमाल किया और आधे कदम दिव्य प्रभु बॉस से नफरत की, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे कैसे मरे। इसलिए जब वे मारते थे तो मोनू को कोई खास नुकसान पहुंचाना नामुमकिन था। लेकिन इस तरह मारने से मोनू को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। मुट्ठियों से शरीर पर मुक्का लगने का एहसास उतना आरामदायक नहीं था। उसके दहाड़ने से नीचे के लोगों को भी पता चल गया कि आज उन्हें नहीं बख्शा जा सकता और वे सब केवल दिव्य सार के साथ मोनू के शरीर पर अभिवादन करते हुए टूट सकते थे। कुछ ही देर में मोनू मौत के दरवाजे पर था और बोल भी नहीं पा रहा था। आरे, तुम सब कोई काम की नहीं हो। उस दाएं पिछवाड़े को देखो, वहां कपड़े लाल नहीं हुआ है, शायद वहां मार नहीं पड़ा है। पीटने में इतनी नरमी मत करो, ये थोड़ा और एक लेवल ऊपर की होने चाहिए। आरव ने उंगली करते हुए मोनू के अनुयायियों को कहा। यह सुनकर दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगे। मोनू ने लगभग खून उल्टी कर दी। ये कैसे हल्के से पीटना था, लेकिन उसने तुरंत अपनी दाएं पिछवाड़े की और इशारा किया और जोर से पीटने के लिए कहा। माताहतों ने भी टूट पड़े कुछ पल बाद। ठीक है, तो फिर दफा हो जाओ। पहले की मजाक के विपरीत आरव ने गंभीर आवाज में कहा। माताहतों का ग्रुप ऐसा था जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। मोनू को उठाकर वे धुएं के गुबार की तरह निकल गए। जब पड़ोसियों ने, जिन्हें सच नहीं पता था, ये सीन देखा तो वे हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या ये डे हॉल का चीफ प्रोटेक्टर नहीं है? मोनू, मैंने अभी अभी उसके मातहतों को उसे पीटते देखा है। ये सच में बहुत अच्छा लगता है। क्या इस आदमी में खुद को दूसरों से अलग समझने की आदत है? उसके अपने मातहतों ने उसे मारा और उसने असल में फिर भी बदला नहीं लिया। रुको, वे मिरेकल हैंड पार्लर से निकले हैं। क्या उन्होंने मास्टर आरव को नाराज किया होगा? मास्टर आरव तो सिर्फ पहले चरण के मूल देवता है, तो ये लोग उनसे इतना क्यों डरते हैं? सक सक, मास्टर आरव सच में समझ से बाहर है। आरा और कनिका, दो लोग तो बहुत पहले ही हंस हंसकर लोटपोट हो चुके थे। हैं, मास्टर आरव, आप सच में बहुत बुरे हैं। आप कैसे चाहते हैं कि वो भविष्य में अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने अपना सिर उठाए? आरा जोर से हंसा और बोला। आरव मुस्कुराया और बोला, इसका मुझसे क्या लेना देना? वे पहले मुझे उकसाने आए थे। अगर लोग मुझे बुरा नहीं मानते तो मैं लोगों को बुरा नहीं मानता। अगर लोग मुझे बुरा मानते हैं। है। आरव ने दुकानदार को साफ सफाई करने दी और सबको अंदर वाले हॉल में ले आया। आरव ने राहुल के शरीर में थोड़ा सा दिव्य सार भेजा। बहुत जल्द वो धीरे धीरे जाग गया। तुम्हारे दूसरे चाचा को तो मुरारी ने जहर देकर मार डाला है ना? आरव ने पूछा। जैसे ही राहुल ने मुरारी का नाम सुना, उसकी दोनों आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसके चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गई। मुरारी, ये कमीने, मुझे इसे मारना ही होगा, राहुल ने कहा और नफरत से दांत पीस लिए। आरव ने एक आह भरी और राहुल का सिर दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। राहुल के होश के समंदर में कोमल आत्मा की एक लहर दौड़ गई। धीरे धीरे राहुल शांत हो गया और उसका पागलपन कम हो गया। उसका पूरा व्यक्तित्व बहुत ज्यादा शांत हो गया। आरव ने उसका हाथ हटा लिया और कहा, बात करो। जब मुरारी ने मोनू की बुरी हालत देखी तो उसके मुंह के कोने फड़कने से खुद को रोक नहीं पाए। बहुत बुरा। यह आदमी पहले ही लगभग पिट चुका था, जब तक कि उसका इंसानी रूप नहीं रहा। किसने किया? मुरारी ने गंभीर आवाज में कहा। अनुयायियों लोगों के ग्रुप ने एक दूसरे को देखा। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। हमने ही मारा था,
एक अनुयायी ने धीरे से कहा, अरे क्या हो रहा है? तुम सबको एक आदमी को पकड़ने के लिए बाहर भेजा था, तुम सब ऐसे कैसे लौट आए? मुरारी ने गंभीर आवाज में कहा। उस सबॉर्डिनेट ने मिरेकल हैंड पार्लर में हुई घटना के बारे में बताया। मुरारी की भौहें तंग गई। ये लड़का साफ तौर पर शहर के बाहर से आया है, लेकिन दिव्य प्रभु क्षेत्र का कोई पावर हाउस उसके पीछे क्यों होगा? तो क्या हुआ अगर दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई बैकर नहीं है? इस बदमाश ने बार बार मेरा विरोध किया। क्या वो सच में मुझे, मुरारी, आसानी से गूंथने वाला समझता है? इस बार मुझे तुम्हारा साइन बोर्ड फाड़कर तुम्हें नवसारी शाही शहर से बाहर निकालना होगा। मुरारी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। पिल टावर पर गर्व से दिखने वाले मुरारी इस थोड़े मोटे बूढ़े आदमी के सामने बहुत इज्जतदार दिखे। मास्टर, आप कैसे हैं? मुरारी ने झुककर प्रणाम किया। यह बूढ़ा आदमी पिल टावर का हाई लेवल डीकन था, एक मिडिल स्टेज 4 सितारा किमिया देवता दिगंबर। दिगंबर को पिल टावर में एक सीनियर डीकन माना जाता था। उनके चेले पूरे अंदरूनी और बाहरी शहर में फैले हुए थे। मुरारी उनके चेलों में से एक था। पिल टावर के एक चेले के तौर पर मुरारी को स्वाभाविक रूप से अंदरूनी शहर में जाने का अधिकार था। इस चेले के बारे में दिगंबर अभी भी काफी संतुष्ट थे। हालांकि उसका टैलेंट थोड़ा कमजोर था। 4 सितारा किमिया देवता तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी वो कम से कम दिगंबर के लिए बहुत बेटा बेटी जैसा और बहुत समझदार था। ऐसा व्यक्ति जो बाहरी शहर में अपना असर बना रहा हो, वो काफी अच्छा विकल्प लग रहा था। यार, तुम्हारा इरादा तो अच्छा था। क्या इस बार तुम फिर से क्या मजेदार चीज लाए हो? दिगंबर ने ठंडे दिमाग से कहा। मुरारी ने एक जेड फ्लास्क निकाला और दिगंबर को इज्जत से देते हुए चापलूसी से कहा, मास्टर, ये एक आइस हार्ट जेड फ्लास्क है जो इस शिष्य को हाल ही में मिला है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। दिगंबर ने इसे लिया और फ्लास्क का ढक्कन खोला। कमरे में तुरंत एक मनमोहक खुशबू फैल गई। दिगंबर की आंखें चमक उठीं और उसने तारीफ की। बढ़िया वाइन, बढ़िया वाइन। आपका दिल तो था। मुरारी के दिल से खून टपक रहा था। कोई नहीं देख सकता कि यह फ्लास्क कैसे कटा नहीं। इसे खरीदने में उसे कई करोड़ दिव्य सार पत्थर लगे थे। शराब की एक छोटी सी फ्लास्क, उसकी कीमत राहुल की बीमारी के इलाज के लिए कंसल्टेशन फीस के बराबर थी। दिगंबर 4 सितारा किमिया देवता थे, तो जो चीजें उन्हें प्रभावित कर सकती थी, वे आम चीजें कैसे हो सकती थी? हर बार जब वो भीतरी शहर में घुसते तो मुरारी अपना दिमाग खपाते। जैसे थंडर क्लब गैंग ने उन्हें बेटे जैसा सम्मान दिया, वैसे ही हर बार दिगंबर को जो नजराना वो देते थे, उसकी भी बहुत कीमत होती थी। लेकिन दिगंबर के सपोर्ट से हर साल उन्हें मिलने वाले दिव्य सार पत्थर भी बहुत ज्यादा थे। कोई नुकसान नहीं। यहां तक कि शेखर परिवार भी उनके साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दिगंबर ने जेड फ्लास्क रख दिया, मुरारी को एक नजर देखा और ठंडे दिमाग से कहा, क्या तुम्हें हाल ही में कुछ दिक्कतें आई है? मुरारी मुस्कुराया और बोला, मास्टर सब कुछ देख सकते हैं। हाल ही में साउथ सिटी में एक जूनियर आया है। उसे किसी की कोई इज्जत करनी नहीं है। बहुत घमंडी है। उसने तो सच में सारी रिक्वेस्ट पूरी करने का दावा करके साउथ सिटी को उल्टा पुल्टा कर दिया है। दिगंबर ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, ये मिरेकल हैंड पार्लर नाम की छोटी सी दवा की दुकान है ना? सारी रिक्वेस्ट पूरी किया जाएगा। है, मैंने भी इसके बारे में सुना है। सच में बहुत अच्छी बातें। मुरारी जल्दी से बोला, मास्टर को कुछ पता नहीं। इस बदमाश की आवाज बहुत बड़ी है। उसकी घमंड बिना किसी सीमा के बहुत बड़ा है। क्या मास्टर को वो मरीज याद है जिसे मैं तब लाया था? मास्टर भी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए थे। दिगंबर ने एक पल सोचा और हैरानी से बोला, तुम उस जिंदा मरे हुए इंसान की बात कर रहे हो? क्या यह मुमकिन है कि उस बदमाश ने सच में उसे ठीक लिया हो? मुरारी ने सिर हिलाया और कहा, अरे, इस बदमाश ने आंख बंद करके उसे ढूंढ लिया और उसने सच में उसे ठीक कर दिया। दिगंबर का हैरानी कोई मामूली बात नहीं थी। एक वजह जो वो खुद भी नहीं ढूंढ पाया, एक 3 सितारा किमिया देवता ने सच में उसे ठीक कर दिया। उसकी नजरें उस पर टिक गई और उसने गंभीर आवाज में कहा, तो लगता है इस बदमाश में सच में कोई काबिलियत है। मुरारी मन ही मन खुश हुआ। उसे पता था कि उसका मालिक पहले से ही कुछ नाखुश था। तुरंत उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, काबिलियत मेरे एसएस। उसने तो बस आंख बंद करके उसे ठीक लिया। इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि मेरे उस आदमी ने सच में तुम्हें धोखा दिया। यह कहकर कि उसके भतीजे का इलाज पहले भी मास्टर दिगंबर ने किया था और उसे कोई काबिलियत नहीं मिली। तुम अंदाजा लगाओ उस बच्चे ने क्या कहा? दिगंबर की नजरें ठंडी हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, इस सीट को इस तरह का गेसिंग गेम खेलना पसंद नहीं है। बोलो। मुरारी ने जल्दी से बहुत ज्यादा गुस्से वाला चेहरा बनाया और कहा, हाँ मास्टर, उस नफरत करने वाले लड़के ने सच में कहा था। क्या यह मास्टर दिगंबर बहुत कमाल का है? बेकार। एक 4 सितारा किमिया देवता भी बस इतना ही है। क्या तुम्हें यह गुस्सा दिलाने वाला नहीं लगता? मुरारी ने इसे और बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे दिगंबर को इतना गुस्सा आया
कि वो गुस्से से लाल पीला हो गया। धमाका। दिगंबर के बगल वाली चाय की टेबल सीधे धूल में मिल गई। उसके चेहरे का मांस ऐंठ रहा था। देखा जा सकता था कि वो कितना गुस्से में था। एक मामूली 3 सितारा किमिया देवता ने सच में ऐसी बेतुकी बातें करने की हिम्मत की। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उन्हें जिंदा रहने दोगे? दिगंबर की नजरें तेज थी, क्योंकि उसने मुरारी को घूरते हुए ठंडेपन से कहा। मुरारी ने बदमाशी का नाटक किया और कहा, मास्टर अन्यायी है। मैं इस बदमाश को मास्टर को ऐसे कैसे बदनाम करने दे सकता था? उस समय मैंने लोगों को मिरेकल हैंड पार्लर को तोड़ने के लिए भेजा था। किसे पता था कि इस मिरेकल हैंड पार्लर की नींव गहरी है और पता नहीं कहां से एक दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस मिल गया। चेला चेला, सच में कोई मुकाबला नहीं है। दिगंबर की नजरें ठंडी हो गई और उसने ठंडे अंदाज में कहा, बस एक दिव्य प्रभु क्षेत्र, और वो एक पिल टावर के सीनियर को बदनाम करने की हिम्मत करता है। ये सीट देखना चाहती है कि उनकी हड्डियां कितनी सख्त है। दिगंबर धीरे से उठा, एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, ब्रिजमोहन, मुरारी के साथ जाओ। मेरे लिए वो जो भी मिरेकल हैंड पार्लर है उसे तोड़ दो। आरव नाम के उस बदमाश को मेरे लिए यहां खींच लाओ। और उस दिव्य प्रभु क्षेत्र की बात है, उसे बाहरी शहर के मामलों में दखल देने का कारण बताकर मार्शल टावर भेज दो। ब्रिजमोहन ने झुककर कहा, हां लॉर्ड डीकन। राहुल की बातें सुनकर आरव ने भी आह भरी, जबकि आरा और कनिका 2 लोग बहुत गुस्से में थे। ये मुरारी तो बिल्कुल इंसानियत से परे है। उसे पहले बचाया था, ये कोई बड़ी बात है? वो इतना बेईमान और बेलगाम हो सकता है? इस जवान औरत को गुस्सा दिलाकर मार डालेगा। आरा को इतना गुस्सा आया कि उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। वो लगभग राहुल का बदला लेने के लिए बाहर निकलने ही वाली थी। मिस्टर आरव, मेरा मतलब बड़े भाई आरव, ये मुरारी सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाले हैं। उनके चाचा और भतीजे 2 लोग वफादार और पक्के थे, लेकिन आखिर में उन्हें ऐसा अंत मिला। आपको उनके लिए खड़ा होना होगा। कनिका ने यह भी कहा। आरव ने राहुल का कंधा थपथपाया और मुंह खोलकर कहा, मेरी संवेदनाएं। पहले इतना मत सोचो, पहले यही रुको और बात करने से पहले अपनी चोटें ठीक करो। राहुल हैरान था, उसकी आंखों में निराशा थी। अगर मास्टर आरव को भी परवाह नहीं होती तो उसे सच में बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं होती। साउथ सिटी में मुरारी की ताकत ऐसी नहीं थी जिसे वो हिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर आरव, राहुल ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। राहुल के जाने के बाद जब दोनों औरतें आरव को देख रही थी तो उनकी नजरें दुख से भरी थी। आरव, मैंने सच में तुम्हें गलत समझा। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डरपोक हो और मुसीबत में पड़ने से डरते हो। आरा का रूप ऐसा था कि वो बुराई से इतनी नफरत करती थी जैसे वो उसकी दुश्मन हो। जैसा उसने कहा, भाई आरव, क्या आप सच में वही बिग ब्रदर हैं जिन्हें मैं जानती हूं? राहुल पहले से ही इतना दुखी है, आप असल में उसकी मदद भी नहीं करते। कनिका ने पहली बार आरव से पूछा। आरव खुद पर काबू न रखते हुए हंसे और बोले, क्या मैंने उसे पहले ही नहीं पकड़ लिया था? आप और कैसे चाहते हैं कि मैं उसकी मदद करूं? क्या आपको जाकर उस मुरारी को पकड़कर राहुल के सामने सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल नहीं करवाना चाहिए? आरा ने गुस्से से कहा। आरव मुस्कुराए, लेकिन आरा को कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे से बाहर चले गए। उनके इस रवैये से आरा को गुस्सा आ गया, जब तक कि उन्होंने पैर पटकते हुए कहा, अरे तुम्हारा यह रवैया क्या है? इस जवान औरत को इतना गुस्सा दिला रहे हो कि वह मरने वाली है। ये जवान औरत तुमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। आरव दरवाजे से बाहर जाने ही वाले थे कि एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी मिरेकल हैंड पार्लर में घुस आया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मास्टर आरव आसपास है? उस बूढ़े आदमी ने कहा। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो सच में दूसरी पार्टी की गहराई को समझ नहीं पा रहा था। क्या ये कोई और दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस हो सकता है? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आरव हूं। मुझे हैरानी है कि सीनियर इस आरव को क्यों ढूंढ रहे हैं। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि आरव इतना छोटा है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा और उसने कहा, यह बूढ़ा आदमी पिल टावर वाला शंभू जी है। मैंने सुना है कि मास्टर आरव किमिया एक्सपर्ट है, इसलिए मैं जानबूझकर आपके साथ विचार शेयर करने आया था। नोट्स कंपेयर कर रहे हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं है? कोई अनजान आदमी उससे नोट्स कंपेयर करना चाहता था। उसके पास उस आदमी को एंटरटेन करने के लिए इतना खाली समय कैसे हो सकता था? उसने अब लिटिल फैटी को ठीक कर दिया था और उसे कोई चिंता नहीं थी। वो किसी को कोई परेशानी न देने का ऑप्शन चुन सकता था। ज्यादा से ज्यादा वो पर्पल एक्सट्रीम हॉल में छिपकर भाग जाएगा। एक सच्चे भगवान क्षेत्र के रहस्यमयी खजाने के साथ इस नवसारी शाही शहर का मालिक भी इसकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता था। इसलिए आरव को अभी डरने की कोई बात नहीं थी। बूढ़े आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसे साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि आरव इतना बेइज्जत करेगा, भले ही वो उसे नहीं जानता था। इस शाही शहर में पिल टावर का नाम लेने पर उसे पहले कभी इतना बेइज्जत नहीं किया गया था। लेकिन शंभूजी अच्छे स्वभाव का था और गुस्सा नहीं हुआ।
वो बस अपना मुंह खोलने और नमस्ते करने ही वाला था कि उसने देखा कि अंदर के हॉल से लोगों का एक ग्रुप बाहर आ रहा है। शंभूजी को देखकर राजीव राव का पूरा शरीर कांप उठा और उसने हैरानी से कहा, क्या आप सर मास्टर शंभूजी हो सकते हैं? शंभूजी ने राजीव राव को नहीं पहचाना, लेकिन वो भी थोड़ा हैरान था। इस जगह पर असल में अभी भी एक 4 सितारा किमिया देवता था। हूं, ये वही बूढ़ा आदमी है। इस बूढ़े आदमी को माफ करना कि उसे याद नहीं कि मैंने तुम्हें पहले देखा है या नहीं, लेकिन मुझे हैरानी है कि तुम कौन हो? शंभूजी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। राजीव राव ने आदर से झुककर कहा, जूनियर असंख्य ट्रेजर टावर के राजीव राव है। पिछली बार जब पिल टावर में प्रवचन हुआ था तो जूनियर को मास्टर की बातें सुनने का मौका मिला था। शंभूजी मुस्कुराए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस नवसारी शाही शहर में पहले भी जिन किमियागर ने उसे दांव पर प्रवचन देते सुना था, वे सच में बहुत ज्यादा थे। जाहिर है उसे उन सभी के नाम याद नहीं थे। तो ऐसा ही है, लेकिन असंख्य ट्रेजरी टावर का अल्केमिस्ट यहां क्यों होगा? शंभूजी ने हैरानी से पूछा। मास्टर और वो आदमी पुराने जान पहचान वाले हैं। वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। इस समय आरा अचानक बोल पड़ी। शंभूजी के आने पर उसे कोई हैरानी नहीं हुई, बस उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा। मास्टर, राजीव राव की नजरें आरा को बहुत हैरानी से देखने लगी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की का बैकग्राउंड इतना अच्छा होगा। शंभूजी पिल टावर में एक अथॉरिटी क्लास की हस्ती थी। वो असल में शंभूजी की शिष्या थी। आरव भी थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़ा आदमी असल में आरा का मास्टर है, लेकिन इस तरह इसे समझाया भी जा सकता था। ज्यादातर चांस है कि दूसरी पार्टी ने गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल देखी होगी, इसीलिए वो ज्ञान कंपेयर करने के लिए उन्हें ढूंढने आया होगा। मास्टर शंभूजी यहां आ रहे हैं, क्या ये आरव के लिए हो सकता है? राजीव राव भी बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने बहुत जल्दी अंदाजा लगा लिया। शंभूजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने सुना है कि मास्टर आरव का किमिया दांव बेमिसाल है, और खास तौर पर यह शंभूजी सलाह लेने आया है। राजीव राव की पुतलियां सिकुड़ गई। हालांकि वो जानता था कि आरव बहुत ताकतवर है, यहां तक कि मास्टर शंभूजी भी आरव को आदर से मास्टर कहते थे, फिर भी उसे बहुत अजीब लगता था। ये तो पता ही था कि अगर मास्टर शंभूजी अपने पैर पटकेंगे तो ये नवसारी शाही शहर कांप उठेगा। किमिया में उसकी उपलब्धियां भी औसत 4 सितारा किमिया देवता की तुलना में बहुत कम नहीं थी। अब वो आरव के सामने सच में कितना विनम्र था। लेकिन आरा गुस्से में शंभूजी के पास आया, उसे खींचकर दूर ले गया और कहा, मास्टर, इस आदमी के साथ अब और बातचीत मत करना, ये लायक नहीं है। आरा के रवैये से शंभूजी थोड़ा हैरान था। इस लड़की ने आरव की बहुत तारीफ की, तो ऐसा क्यों लगा कि वे पलक झपकते ही गायब हो गए? आरा ने उसे दूर नहीं खींचा, बल्कि शक से पूछा, लड़की, क्या हुआ? आरा ने पैर पटकते हुए गुस्से में राहुल चाचा भतीजे की बात बताई और कहा, मास्टर, आपको नहीं लगता कि ये आदमी गुस्सा दिलाने वाला है? कोई जिम्मेदारी लेने लायक नहीं है। शंभूजी ने आरा की तरफ देखा और फिर उसने फिर से आरव की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराते हुए बोला, लड़की, तुम्हें क्या पता? वो चाचा भतीजा दोनों लोग मुरारी के अंडर में काम करने वाले हैं। मुरारी ने भी उन पर जान बचाने की कृपा की थी। हालांकि उन्हें मारना बहुत बुरा है, लेकिन दूसरे लोग उनकी पीठ पीछे बात नहीं कर सकते। तुम मास्टर आरव से दखल देने के लिए कहो तो वो किस पहचान का इस्तेमाल करके दखल देंगे? कोई सही वजह नहीं है। जब आरा ने सुना कि मास्टर असल में आरव के साथ खड़े हैं तो वो गुस्से में कहने से खुद को रोक नहीं पाई, आप भी ऐसे क्यों हैं? मास्टर, क्या सही वजह चाहिए? उसे सीधे पकड़ लो। क्या दूसरे लोग फिर भी बेकार की बातें करने की हिम्मत करेंगे? शंभूजी मुस्कुराई और बोली, तुम इतनी बेसब्र हो, दुनिया को अस्त व्यस्त देखना चाहती हो। मास्टर आरव तो सिर्फ पहले चरण के मूल देवता है। न सिर्फ देई हॉल की अपनी ताकत जबरदस्त है, बल्कि उनके हर तरह के कनेक्शन भी है, शेखर परिवार और पिल टावर के साथ। तुमने उन्हें जाकर दखल देने के लिए कहा, क्या ये उन्हें बाघ के मुंह में नहीं भेजना है? आरा ने बेचैनी से डांटा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं? हो लड़की, ठीक है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, नहीं तो वापस जाओ और 3 साल के लिए बंद कमरे में दीवार का सामना करो। शंभूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही आरा तुरंत सिकुड़ गई। आरा ने आरव की तरफ अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन उसे अपने दिल में बहुत राहत भी महसूस हुई। वो जानती थी कि मास्टर को जरूर कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे थे। आरव भी बहुत हैरान था। इस बूढ़े आदमी को सब साफ दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही उसकी असलियत जान चुका है। पक्का ये कोई सीधा सादा बूढ़ा आदमी नहीं था। पता चला कि सीनियर आरा के मास्टर हैं। मैंने पहले भी सीनियर को नाराज किया है। चूंकि सीनियर किमिया दांव पर नोट्स मिलाना चाहते हैं तो अंदर के हॉल में जाकर बात करते हैं, आरव ने कहा और अपने हाथ जोड़ लिए। शंभूजी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नवसारी शाही शहर में इस बूढ़े आदमी को एक दिन मेरा मकसद पूरा करने के लिए सच में मेरे शिष्य के चेहरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ, शंभूजी जहां भी जाते वहां हमेशा बहुत सारे अटेंडेंट भीड़ लगाए रहते थे। कौन उनकी इज्जत नहीं करता था? कौन जानता था कि आज एक मूल देवता क्षेत्र जूनियर ने असल में उन पर ध्यान भी नहीं दिया। आरव का रवैया आरा की वजह से साफ तौर पर बदल गया। इससे वो खुद का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। अंदर के हॉल में घुसते हुए आरव ने अपना मुंह खोला और कहा, मुझे हैरानी है कि सीनियर नोट्स कैसे कंपेयर करना चाहते हैं। शंभूजी ने साफ तौर पर इस बारे में बहुत सोचा था और तुरंत कहा, तो इसे पिल रिफाइनिंग कंपेयर बनाओ। आरा तुरंत बोला, मास्टर, आप 4 सितारा किमिया देवता है, क्या ये लोगों को धमकाना नहीं है? शंभूजी ने मुंह बनाया और नाराजगी से कहा, एक तरफ जाकर देखो। थोड़ी देर में जब मास्टर आरव और मैं पिलिस रिफाइन करेंगे तो तुम ठीक से सीख जाओगे। ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर फायदेमंद रहने के लिए काफी है। मास्टर आरव के साथ पिल रिफाइनमेंट में मुकाबला करते हुए हम स्वाभाविक रूप से रैंक 3 की डिब्य गोलियों में मुकाबला कर रहे हैं। आरा मन ही मन बुदबुदाई और बेमन से एक तरफ हट गई, जबकि राजीव राव बहुत एक्साइटेड थे। इन 2 लोगों का पिल रिफाइनिंग में साथ देना नवसारी शाही शहर के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा पल था। लेकिन देखने वालों में सिर्फ वो और आरा 2 लोग थे। ये एक बहुत बड़ा लकी मौका था। आरव को भगाते हुए शंभूजी फिर से आरव की ओर मुड़ी और बोली, इस बूढ़े आदमी ने 10 तरह के पिल फॉर्मूले तैयार किए हैं और हर पिल फॉर्मूले के लिए स्पिरिट मेडिसिन के 2 सेट तैयार किए हैं। चलो हम सब एक ही मेडिसिनल पिल की 10-10 पिल रिफाइन करते हैं, कैसा रहेगा? आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी पसंद। शंभूजी ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं पहले जाऊंगा। पहली तरह की दवा वाली गोली, सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल। सच कहूं तो शंभूजी ने भी सिर्फ रैंक 3 वाली दवा वाली कड़ाही का इस्तेमाल किया था। ये वही दवा वाली कड़ाही थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने तब किया था जब वे 3 स्टार किमिया देवता थे। जिस पल शंभूजी ने अपना कदम उठाया उनमें स्वाभाविक रूप से एक मास्टर जैसा भाव था। एम्ब्रियो को गाढ़ा करना, डोजिंग करना, गोली को रिफाइन करना, ये सब एक ही बार में हो गया। आरव ने किनारे से देखा और चुपके से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जैसा कि उम्मीद थी, एक महत्वपूर्ण किरदार होने के लायक जिसकी राजीव राव भी तारीफ करते थे। गोली रिफाइन करने की ये तकनीक बिल्कुल मास्टर मानी जा सकती है। सिल्वर मून पॉइंट स्टार गोली, मुख्य सामग्री सिल्वर मून वीड, पॉइंट स्टार सीड, 2 तरह की रैंक 3 स्पिरिट दवाएं हैं। लेकिन असली बात सप्लीमेंट्री चीजों के फ्यूजन में है। जब शंभूजी ने गोली को रिफाइन करना शुरू किया तो आरव ने अचानक धीरे से उसका रिव्यू करना शुरू कर दिया। राजीव राव और आरा की आंखें तेज हो गई और उन्होंने जल्दी से अपने कान ऊपर कर लिए और उसी समय शंभूजी को पूरी एकाग्रता से घूरने लगे। सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल की रिफाइनमेंट डिफिकल्टी को मीडियम डिफिकल्टी माना जाता है। ये मेरिडियन हेवन हार्ड पिल से थोड़ी आसान थी। शंभूजी की ताकत के साथ इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। 4 घंटे से ज्यादा समय के बाद सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल तैयार हो गई। राजीव राव ने उनकी तारीफ की। मास्टर शंभूजी सच में पिल टावर के सेकंड एल्डर होने के लायक है। ये यूनिवर्स ट्रांसफर हैंड सच में बहुत बढ़िया है। ये सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल सबसे घटिया भी शायद बढ़िया ग्रेड की है ना? शंभूजी ने हंसते हुए कहा, इस बूढ़े आदमी ने बहुत ही बेकार काम किया है। मुझे हैरानी है कि मास्टर आरव इस बारे में क्या सोचते होंगे। आरव ने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है कि यह मुश्किल से ठीक ठाक है। कुछ छोटी छोटी बातें अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन दिव्य श्रेणी काफी होनी चाहिए। राजीव राव तब तक सुनते रहे जब तक उनके चेहरे की मांसपेशियां जोर से नहीं फड़कने लगी। मास्टर शंभूजी की इस तरह उल्टी तारीफ करने के लिए शायद सिर्फ आरव ही थे, है ना? लेकिन आरा ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, उन्होंने अभी आपकी इतनी बुराई की कि आप बिल्कुल बेकार हो गए। उन्होंने अभी जो कहा
उसके हिसाब से आप थोड़े से ज्यादा ही ठीक थे। बस आपको गोलियां बनाना नहीं आता। शंभूजी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, ओह, मास्टर आरव ने अभी क्या कहा? शंभूजी वैसे भी एक कीमिया मास्टर थे और उनका चेहरा भी तो होना ही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इतनी बिना सोचे समझे उसके मुंह पर कह रही है। आरव के मुंह के कोने फड़क रहे थे। वो बस उसे और राजीव राव को अभी सुनने के लिए समझा रहा था। आरव ने भी इसे छिपाया नहीं। आपने की बातों को एक बार दोहराया। शंभूजी जितना ज्यादा सुनता, उसका चेहरा उतना ही गंभीर होता जाता। अपने दायरे में पहुंचकर कीमिया के बारे में उसकी समझ स्वाभाविक रूप से ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक आम इंसान कर सके। राजीव राव भी उसके सामने एक बच्चे जैसे थे, लेकिन आरव ने जो कुछ बातें कही वे सब ऐसी थी जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। दांव के बारे में कुछ समझ वो असल में उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपने अनुभव से वो स्वाभाविक रूप से पहचान सकता था कि आरव ने सही कहा है या नहीं। उसे यकीन था कि आरव के तरीके के अनुसार रिफाइन करने पर क्वालिटी निश्चित रूप से और भी ऊंची हो जाएगी। दिव्य श्रेणी तक पहुंचने के बाद भी इस तरह के लेवल पर क्वालिटी में सुधार बहुत कम था। असर जमीन आसमान का था। कीमिया दाओ दायरा सच में इतना भयानक था। ये सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल उसकी खास दवा वाली गोली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि असल में अभी भी इतने सारे एरिया छूट गए हैं। मास्टर आरव सच में कीमिया दाओ दायरा मास्टर बनने के लायक है, जो एक छोटे से हिस्से को देखकर पूरी चीज को पहचान सकता है। इस बूढ़े आदमी को आपने सिखाया है, शंभूजी ने कहा। आरव ने अपनी भौहें उठाई और शक के साथ कहा, कीमिया दाओ दायरा? शंभूजी हैरान होकर बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सच में अपने दायरे को नहीं जानते? आरव कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, मैं इत्तेफाक से आगे निकल गया, लेकिन इस दायरे के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। सीनियर, प्लीज मेरे डाउट्स दूर करें। शंभूजी अवाक रह गए। उन्हें कीमिया दाओ दायरा के बारे में पता भी नहीं था और वे असल में इसे तोड़ भी सकते थे, लेकिन सोचने पर यह बात भी समझ में आई। आरव का लेवल, जब तक कि वो किसी बड़ी ताकत का चेला ना हो, वरना उसे कीमिया दाओ दायरा के होने के बारे में कैसे पता चल सकता था? उसने तुरंत ही इसे छिपाया भी नहीं। शंभूजी ने आरव को कीमिया दाओ दायरा के बारे में समझाया। आरव के सुनने के बाद वो आखिरकार अपने मौजूदा दायरे को समझ गया। ऐसा लग रहा था कि जब उसने कीमिया दाओ को फिर से पाला और अमर उपवन दुनिया में 10 दिशा वाला स्वर्ग बाधिकरण कला का इस्तेमाल किया, तो वो पहले से ही कीमिया दाओ दायरा के बहुत करीब था। हेवनस्पैन वर्ल्ड में अपने अनुभव के जरिए वो आखिरकार शैतान जाति के इलाके में रहते हुए कामयाब हो गया। आरव ने हाथ जोड़े और कहा, थैंक यू सीनियर, मेरे डाउट्स दूर करने के लिए। सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल को रिफाइन करने की मेरी बारी है। प्लीज मेरे परफॉर्मेंस पर मत हंसना। लेकिन शंभूजी ने आरव को रोका और कहा, मास्टर आरव, 1 मिनट रुको। आरव ने हैरानी से कहा, क्या बात है? शंभूजी ने कहा, लगभग समय हो गया है, उन्हें आ जाना चाहिए था। तभी दुकानदार अंदर आया और बताया कि 4 जवान लड़के बाहर आए हैं। उन्हें अंदर लाकर और देखकर आरा लगभग उछल पड़ा। सबसे बड़े सीनियर भाई, दूसरे सीनियर भाई, तीसरे सीनियर भाई, चौथे सीनियर भाई, तुम सब क्यों आए हो? जब आरव ने ये लाइन देखी तो वो अब भी कैसे नहीं समझ पाया। वो कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बोला, सीनियर, आप मुझसे चेलों को पढ़ाने में मदद लेने के लिए नोट्स की तुलना कर रहे हैं। सबसे बड़े सीनियर भाई की भौहें तंग गई और उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, चेलों को पढ़ाओ? एक मामूली 3 सितारा कीमिया देवता इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मास्टर, आपकी रबिया क्या है? आप एक 3 स्टार कीमिया देवता के साथ गोली बनाने में कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तीसरे सीनियर भाई ने कहा, मास्टर, आपने हमें एक 3 स्टार बच्चे को गोलियां बनाते हुए देखने के लिए बुलाया? क्या ये टाइम वेस्ट करना नहीं है? चौथे सीनियर भाई ने कहा,
सिर्फ दूसरे सीनियर भाई ने आरव को ऊपर नीचे देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें भी शक से भरी थी। ये सच था कि आरव बहुत छोटा था। वो सच में सोच भी नहीं सकता था कि इतना छोटा लड़का दिव्य ग्रेड गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल को बना सकता है। शंभूजी ने अपनी दाढ़ी ऊपर की और ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम में से कुछ लोग इतने सालों से इस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलते हुए पहले से ही कुछ हद तक ऊंचा दिखाने लगे हो। मास्टर को भी मास्टर आरव के प्रति कुछ इज्जत दिखानी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने सच में उनके प्रति बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? जब चारों अप्रेंटिस भाइयों ने मास्टर को गुस्सा होते देखा तो उनके चेहरे बदल गए। उनमें से हर कोई चुप हो गया, लेकिन उनके चेहरों पर एक बड़ा सा हम नहीं मानते लिखा था। एक बेवकूफ भी इसे देख सकता था। ये चार प्रेंटिस भाई, सबसे बड़ा सीनियर भाई और दूसरा सीनियर भाई, दोनों 4 सितारा किमिया देवता थे। तीसरा सीनियर भाई और चौथा सीनियर भाई भी 3 सितारा की चोटी पर पहुंचे थे और कभी भी आगे बढ़ सकते थे। उन्हें आरव कैसे मना सकता था? जब शंभूजी ने उनके एक्सप्रेशन देखे तो वो अभी भी गुस्से से भड़कने ही वाला था कि आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, ना समझो कि गलती नहीं है। आपने 4 सितारा किमिया देवताओं को 3 सितारा किमिया देवता की गोलियां रिफाइन करते देखने के लिए बुलाया। किसी के भी दिल में गुस्सा आ जाएगा। अरे, कम से कम तुम्हें खुद का एहसास तो है। सबसे बड़े सीनियर भाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्यों है? मैं तुम लोगों को भी मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे मालिक के साथ 10 गोलियों के फॉर्मूले में मुकाबला करूंगा। अगर मेरे पास किसी दवा की गोली की क्वालिटी तुम्हारे मालिक से कम है तो मैं झुककर तुम सबके प्रति अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा, ठीक है? बहुत घमंडी, अज्ञानी, स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनजान। आरव की बातों से चारों लोग एक साथ भड़क गए। यहां तक कि शंभूजी के चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी दिखी। ये बच्चा कितना कॉन्फिडेंट था। वो जानता था कि किमिया दाओ दायरा बहुत ताकतवर है, लेकिन कितना ताकतवर ये उसने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक इसलिए क्योंकि किमिया दाओ दायरा मिलना मुश्किल था, इसलिए वो अपनी अप्रेंटिस को बुलाता था ताकि वे आकर देखें और स्टडी करें। ये 10 गोली के फॉर्मूले उसने ध्यान से चुने थे। हर एक पिछली से ज्यादा मुश्किल थी। इंसान तो गलतियां करते थे, घोड़े लड़खड़ा जाते थे। ये लड़का खुद पर इतना कॉन्फिडेंट था। है, मुझे मंजूरी है, मुझे मंजूरी है। मास्टर आरव, मेरे सीनियर अप्रेंटिस भाइयों को एक अच्छा सबक सिखाओ। उन्हें बताओ कि स्वर्ग के आगे स्वर्ग क्या होता है और हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। आरा को दुनिया में उथल पुथल मचाने का मन हुआ और उसने खुशी से ताली बजाई। सबसे बड़े सीनियर भाई का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने दुखी होकर कहा, छोटी जूनियर बहन, तुम किसकी तरफ हो, जो असल में किसी बाहरी की मदद कर रही हो? आरा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं अपनी मास्टर की तरफ हूं। लेकिन मास्टर के लिए मास्टर आरव के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल है। आरव बस मुस्कुराए और शंभूजी से कहा, सीनियर, भट्टी खोलो। शंभूजी की हथेली हिली, सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल उड़ गई। यह हैरानी की बात है कि एक दिव्य श्रेणी थी। जब सबसे बड़े सीनियर भाई ने दिव्य श्रेणी सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल देखी तो वे तुरंत ठंडे अंदाज में मुस्कुराए और बोले, देखा, यही तो असली ताकत है। मास्टर ने पहले ही एक दिव्य श्रेणी सिल्वर मून पॉइंट स्टार पिल को रिफाइन कर लिया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम उनसे कैसे आगे निकलोगे। बस एक 3 स्टार किमिया देवता, सच में हद से ज्यादा नासमझ। बच्चे, बड़ी बड़ी बातें करते करते तुम्हारी जुबान मुड़ गई है ना? सीधे घुटनों के बल बैठो और प्रणाम करो। तीसरे सीनियर भाई ने भी कहा, लेकिन आरव खुद पर काबू न रखते हुए हंसे और बोले, तुम लोगों को किसने बताया कि दिव्य श्रेणी से आगे नहीं निकला जा सकता?